नमस्ते स्टूडेंट्स, मेरा नाम उत्तम सर है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा टाइटल पे। अभी तक अगर आप लोगों ने पीछे के लेक्चर्स मेरे को थॉरली अगर आपने सीक्वेंस के साथ फॉलो किया होगा तो आपको पता चला होगा कि मैथमेटिक्स में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया हुआ है और हमारी साइंस में इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई है। 2 लेक्चर्स एपी के थे और 3 लेक्चर्स इलेक्ट्रिसिटी के थे। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे और आप क्रैश कोर्स के कारण या फिर टारगेट बैच के थ्रू अगर इस लेक्चर्स को देख रहे हैं तो वो एक अच्छा प्रोडक्टिव वीडियोस बोला जा सकता है। हम आज मैथ्स के लेक्चर को लेके आए हुए हैं। आज मैथ्स के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री का एक पोर्शन आप बोल सकते हो, एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। कि एक्चुअली में हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री में इतना साइन थीटा, कॉस थीटा, इतनी सारी आइडेंटिटीज जो पढ़ी थी, उनका रियल लाइफ में उसका इस्तेमाल कहाँ पे है, क्या है उसका इस्तेमाल। एक फील वाला जो चैप्टर आप बोल सकते हो, हाइट एंड डिस्टेंस एक तरह का फील वाला है। वो आपको ट्रिग्नोमेट्री के साथ दोस्ती करवाएगा। अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा ट्रिग्नोमेट्री जिससे बहुत लोगों को डर लगता है वो एक्चुअली में आपके एक बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाएगा बाय द हेल्प ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपके साथ रिकॉल करवाना चाहूंगा। थोड़ी सी उसकी बात करूंगा कि आखिर क्यों हम ट्रिगो पढ़ते हैं और इसका डेली लाइफ में क्या यूज है, किस तरह से साइन थीटा कॉस थीटा आया। बातें बंद करते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ट्रिगो एक्चुअली में क्या है। ट्रिग्नोमेट्री, आप लोगों ने ट्रिगो पढ़ने से पहले एक बंदे का नाम सुना होगा, पाइथागोरस का नाम। बंदा तो नहीं बोल सकते, मतलब बहुत ही बड़े वो मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर भी थे, पाइथागोरस। तो इन्होंने बहुत ही मस्त चीज और खतरनाक चीज इन्होंने बताया। खतरनाक भी बोल सकते हैं, मस्त भी बोल सकते हैं। उस टाइम पे इन्होंने ऐसी चीज बताई। उन्होंने क्या बोला कि सपोज करो अगर एक हमारे पास एक फ्लोर है और उसके ऊपर एक कोई सा भी एक वॉल खड़ा है। एक फ्लोर के ऊपर एक वॉल खड़ा है। कैसे भाई? तो परपेंडिकुलरली खड़ा है। तो हम लोग उसके अदर जो भी डायमेंशंस है, अदर जो भी हम लोग का लेंथ है, मेजरमेंट है, हाइट है, वो सब ये तीनों के तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यह बात पाइथागोरस ने कही। और आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सपोज कीजिए अगर ये हमारा बेस बन गया। अच्छा, बेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो हर एंगल के हिसाब से बेस बदलते रहता है। सपोज कीजिए कि अगर हम लोगों ने इस चीज को थीटा को एंगल माना। अच्छा ठीक, देखो एंगल को एक्चुअली में हम लोगों ने नोटेशन के थ्रू लेते हैं। कभी थीटा मानते हैं, कभी फाई मानते से फाई कहते हैं, कभी अल्फा मानते हैं, कभी बीटा मानते हैं। इस तरह से कर करके कुछ कुछ अलग अलग तरीके के हम लोग क्या करते हैं, नोटेशन को वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर उसको अपने इक्वेशंस में लेते हैं। जैसे तुम्हें याद होगा अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज नहीं पता रहता तो उसे एक्स मान लेते हैं और वो एक्चुअली में हम लोग को इवेंचुअली कुछ रिजल्ट्स लाके दे देता है जो हमारे फेवर में होता है। वैसे ही थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, इस तरह से हम लोग एंगल को नोटेशन में रखते हैं। तो अगर ये हमारा थीटा होगा तो उसके लिए ये बेस। अगर ये हमारा थीटा होगा, थीटा तो यहाँ पे ले लिया, फाई हो गया, तो हमारे लिए ये बेस बन जाएगा। ठीक है। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं भाई? परपेंडिकुलर बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं, या फिर उसको हम लोग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं। नाम में तो कुछ रखा है नहीं, बट क्वेश्चंस में नाम में बहुत कुछ रखा रहता है, हम लोग को पता नहीं रहता। ये दोनों चेंज होते रहते हैं। ये और ये हमेशा बदलते रहेगा। कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। लेकिन ये जो महाशय है ना, ये पूरा जो एक तरह से बोल दो कि यहाँ पे अपना फुट रखा हुआ है और यहाँ पे लीन किया हुआ है। लीन मतलब क्या होता है? लदना। तो किसी पे एक तरह से नहीं लग रहा कि ये वाला जो एक डंडा होगा या फिर कुछ भी होगा वो इस पे लदा हुआ है और यहाँ पे अपने बेस को रखा हुआ है। ये जो पूरा सा सेगमेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। समझ में आया? इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हाइट परपेंडिकुलर फलाना फलाना, और इसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो पाइथागोरस ने जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, चाहे बहुत सारा स्टैट्स लेके बैठा होगा। स्टैट्स मतलब क्या होता है भाई? डाटा को लेके जब बैठा होगा तो उसे पता चला ना कि अगर हम लोग इस चीज का, ये जो बड़ी सी, अच्छा ये सबसे बड़ा होगा, इनसे और इनसे दोनों से बड़ा हाइपोटेनस होता है। देखो किसी किसी केस में परपेंडिकुलर बेस के इक्वल हो जाएंगे, या फिर परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो जाएगा, या फिर बेस जो होता है या फिर परपेंडिकुलर बेस से छोटा हो जाएगा। लेकिन हाइपोटेनस जो होंगे ना वो इन सब से क्या होते हैं? हमेशा ही बड़ा होते हैं।
इन दोनों से हाइपोटेनस हर केस में बड़ा होगा। रीजन क्या है, उस रीजन को यहां पे देखो। देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, उसने जब देखा तो पता चला पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। उसको ये पता चला कि अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर लेते हैं तो एक्चुअली में किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बात पाइथागोरस ने बताई थी। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम बीतते गया तो हुआ क्या कि मैथमेटिक्स ने भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया। तो मैथमेटिक्स ने जब इंप्रूवमेंट किया तो उसने मैथमेटिक्स से हम लोग को ये पता चला कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो या फिर कोई भी एक स्ट्रक्चर हो, कैसा सेगमेंट वाला स्ट्रक्चर हो, इस तरह के सेगमेंट वाला स्ट्रक्चर हो, जैसे ये हमारा वॉल हो गया, ये बेस हो गया, इसके ऊपर अगर कुछ मैं रख देता, तो इस तरीके का अगर कोई हमारे पास स्ट्रक्चर होगा तो ये जो बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइट है, ये सब के सब इन सब के एंगल से रिलेटेड होते हैं। किनसे रिलेटेड होते हैं भाई, एंगल से रिलेटेड होते हैं। और यही एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री का क्रक्स है। यही एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री का क्रक्स बोल दो या फिर ट्रिग्नोमेट्री का फायदा है, एप्लीकेशन है यही। उसने क्या किया, बहुत सारे आइडेंटिटीज हमारे पास आई। ये तो सबसे भाई इंपॉर्टेंट हमारी चीज है और इसी के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। हुआ क्या, ये जितने भी हम लोग पढ़ते हैं ना वो रेशियो है। वो क्या है, रेशियो है। तो रेशियो देखो, तो तुम किस किस तरीके से रेशियो बना सकते हो। एक बार p को b से रेशियो बना सकते हो। रेशियो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। रेशियो का मतलब फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में मैं इसको लिख देता हूं। रेशियो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में क्या हो सकता है, जितने भी क्वांटिटीज हैं उन सबको एक बार न्यूमरेटर में रख दो, एक बार डिनोमिनेटर में रख दो, फिर किसी को भी उठा के रख दो। मेरा मन कर रहा है कि मैं स्टार्टिंग करूं p से, p को न्यूमरेटर में रख दूं और बेस में क्या रख दूं, सॉरी न्यूमरेटर में p को रख दूं और डिनोमिनेटर में b को रख दूं। एक ये हमारी रेशियो आ जाएगी। दूसरा रेशियो क्या आ जाएगा भाई, हो सकता है b को ऊपर रख दूं न्यूमरेटर में और h को कहां रख दूं, नीचे रख दूं। फिर क्या हो सकता है, फिर हाँ b को ऊपर रख सकते हैं अपन और उसके बाद h को रख सकते हैं। कोई सी भी, अल्टीमेटली कोई सा भी उठा के रखो, एट रैंडम तुम्हें उठाना है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो चलिए आइए पहले b को और p को रख देता हूं मैं। एट रैंडम हम लोग उठाएंगे, h को रख देते हैं, फिर p को रख देते हैं, फिर उसके बाद h को रख देंगे और b को रख देंगे। अब इससे अलग कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, देखो तो जरा। अब कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है, सबको हम लोग ने रख लिया, एक एक प्रोपोर्शन में सबको रख लिया। एक बार p को रखा, p को रखा, फिर एक बार b को रखा, b को रखा, एक बार h को रखा, h को रखा। इसके अलावा और कहीं हमारा अरेंजमेंट नहीं हो सकता, इसके अलावा अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। तो जब पता किया गया ना तो बोला गया कि ये अगर इस तरीके का कोई चीज हम लोग को दिखेगा, इस तरीके का कोई चीज दिखेगा तो उसे हम लोग साइन के नाम से जानेंगे। क्या नाम जानेंगे, साइन जानेंगे। फिर उसके बाद इस तरह का अगर साइन, सॉरी इसको टैन हम लोग मानेंगे। अगर इस तरीके का हम लोग को दिखेगा तो इसको हम लोग साइन मानेंगे। और इस तरह का अगर हम लोग को कोई दिखेगा तो इसको कॉस मानेंगे। इस तरह का अगर हम लोग को कोई दिखेगा तो उसको सेक मानेंगे। इस तरह का अगर कोई दिखेगा तो कॉसेक बोलेंगे और इस तरह का दिखेगा तो हम लोग इसे कॉट बोलेंगे। यही चीज एक्चुअली में हम लोग को रेशियो पता चला। फिर जब हम लोगों ने नहीं, जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने जब बहुत सारे डाटा को कलेक्ट किया तो पता चला ना कि ये सब के सब भाई इस पे डिपेंड करते हैं, थीटा पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, थीटा पे डिपेंड करते हैं। अगर हम लोग टैन थीटा ले लेते हैं, मतलब क्या कि ये एंगल जो है स्पेसिफिक, थीटा समझ लो, अल्फा समझ, थीटा समझ लो, फाई समझ लो, अल्फा समझ लो, बीटा समझ लो। नाम से बिल्कुल नहीं डरना है। नाम क्या है यार एक्चुअली में, थीटा को हम 30 रख लें, हो गया वैल्यू। तो कहीं पे अगर आपको वेरिएबल दिखे और डर लगे कि अरे भाई ये क्या चीज है, वहां पे हमेशा क्या करो, डिजिट रख लो, डर खत्म। थीटा से डर लगता है 30 मान लो, थीटा से डर लगता है 20 मान लो, कुछ भी तुम रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो देखो ये टाइम थीटा, इस थीटा के हिसाब से सब रेशियो आते हैं। अगर यहाँ पे थीटा होगा, अगर यहाँ पे थीटा है, इस जगह पे थीटा है और मेरा मन किया कि मैं ना टैन थीटा लेता हूं, तो अचानक से यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, p बाई बी। ये बात समझ में आई कि नहीं, यही ट्रिग्नोमेट्री होता है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसीलिए तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये क्या है, एक तरह का रेशियो है। तो जब रेशियो है, रेशियो तो हम लोग 7वें से पढ़ के आ रहे हैं, तो क्यों घबराना भाई। जब 7 से कोई चीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत हम लोगों को रेशियो के बारे में पता है कि ये एक्चुअली में फ्रैक्शन होता है। तो एक नया नाम आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो क्यों डरना, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या है, पक्का वहां पे एंगल आएगा, एंगल आएगा तो उस एंगल के हिसाब से कुछ कुछ हम लोग को रेशियो मिलेगा। अगर टैन थीटा के हिसाब से रहेगा तो p बाई का रेशियो मिलेगा, साइन थीटा के हिसाब से रहेगा हमारा
तो p बाई एच मिलेगा, कॉस थीटा के हिसाब से रहेगा तो b बाई एच मिलेगा, कॉट थीटा के हिसाब से रहेगा तो b बाई पी मिलेगा, कॉसेक थीटा के हिसाब से रहेगा h बाई पी, और सेक थीटा रहेगा तो h बाई बी। एक चीज आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर मैं बोलूं p का रेसिप्रोकल बताओ, p का रेसिप्रोकल बताओ, तो सिंपल सा क्या होता है, देखो इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 छुपा है, तो डिनोमिनेटर चल जाएगा न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर जो है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यही रेसिप्रोकल होता है। तो एक्चुअली में कॉस का रेसिप्रोकल कौन है भाई? देखो तो कॉस में न्यूमरेटर में b था, डिनोमिनेटर में h, ऊपर कहां चला गया h, और यहाँ पे b, यानी कि एक दूसरे के ये क्या है, रेसिप्रोकल है। क्या है? रेसिप्रोकल है। अच्छा इनकी बात करो, देखो तो साइन थीटा और कॉस थीटा का बात करो, तो साइन थीटा कॉस थीटा का जब हम लोगों ने बात किया तो ये भी तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो ये भी रेसिप्रोकल है, और इन दोनों की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। यहाँ पे भी हम लोगों ने लिख लिया। मैं आप लोगों को इसलिए ट्रिग्नोमेट्री की बातें बता रहा हूं क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आप नहीं पढ़े हैं। अगर मैं सीधे अगर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दूंगा तो फिर तो वही बात होगी, डरने वाली बात होगी, और मुझे आपको डराना है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ऐसे करके बता रहा हूँ, और ज्यादा पूरा इंडल्ज होकर नहीं बताऊंगा, उसकी क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था कि साइन थीटा अगर कहीं पे दिख जाएगा तो उसका अपना एक रेशियो होगा p बाई बी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कॉस थीटा होगा तो हमारा क्या एक रेशियो होगा b बाई, अरे यार ये बार बार मैं क्यों रख रहा हूँ, p बाई एच, और ये होगा b बाई एच, ठीक है। इस तरह से करके हम लोगों ने 6 ये रेशियोज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इससे मिल क्या रहा है यहाँ, अभी भी फील नहीं हुआ? देखो फील होता क्या है, ये चीज होती क्या है, अगर यहाँ पे थीटा है, अगर यहाँ पे थीटा है यानी कि ये कुछ ना कुछ फैला है। देखो एंगल होते क्या है, अगर ये दो लाइंस हैं इस तरह के, तो दो लाइंस दिख रहा है ना आपको। अब जैसे मैंने थीटा कुछ बढ़ाया, ठीक है, थीटा मैंने कुछ बढ़ाया, तो यहाँ पे ये जो लाइन आएगा ये कुछ अलग ही होगा, कुछ अलग लेंथ का होगा, ठीक है। थीटा को जैसे जैसे हम लोगों ने और बढ़ाया एंगल, तो अब देखो तो अब कुछ और लेंथ होगा। इसका मतलब क्या है कि थीटा पे कहीं ना कहीं लेंथ जो है, या फिर आप बोल सकते हो जो साइड है, वो कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, अगर हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया तो कुछ और यहाँ पे इन दोनों के गैप को भरने के लिए लगेगा, फिर ऊपर किया तो कुछ और गैप लगेगा। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं थीटा के साथ ये जितने भी सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं, एक ये सेगमेंट हो गया, एक ये सेगमेंट हो गया, एक ये सेगमेंट हो गया, ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं एंगल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। थीटा इज व्हाट, एंगल, इस एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं, या फिर कह सकते हो इस एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं, इन सब पे डिपेंड करते हैं, और कभी कभी इस पे भी डिपेंड। देखो अभी तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 90 पढ़ना है, तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि एंगल के साथ कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि इसमें तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या है, थीटा अपना कुछ वैल्यू होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15.5 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी थीटा होगा, ठीक। अगर थीटा यहाँ पे कुछ भी रख दिया हम लोगों ने, जैसे 30 रख दिया, तो साइन 30 रखेंगे तो कुछ और वैल्यू आता है। आप लोगों को पता होगा कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 क्या हो गया, 1/2, ठीक है। अब मैं साइन की जगह पे कॉस रख देता हूँ, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, यानी कि देखो तो ये रेशियो कुछ और आ जा रहा है। ये एक्चुअली में एक रेशियो है ना, फ्रैक्शन है, ये भी क्या है, एक तरह का फ्रैक्शन है, ये कुछ अलग अलग दे रहा है, यानी कि थीटा भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा आप रेशियो रख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, और अगर ये दोनों जो पता चल गया तो ये तो हम लोगों को डेफिनेटली सही पता चल जाएगा। इसमें से किसी एक को रखेंगे, किसी एक को रखेंगे तो ये पता चल जाएगा, अगर ये रखेंगे तो ये पता चल जाएगा। तो एक्चुअली में एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक तरह का हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। याद आ रहा है रेशियो प्रोपोर्शन, 7th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। रेशियो प्रोपोर्शन क्या होता था कि अगर यहाँ पे 1/2 रखा हुआ है तो वो इज इक्वल टू 3/6। देखो तो यानी कि यहाँ पे अगर ये रेशियो अगर फिक्स है हमारी ये रेशियो, तो ये जो डेफिनेटली है, अगर 3 यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 4 रखोगे तो इसके डिपेंडेंसी के हिसाब से 8 हो जाएगा। तो ये जो एक आपस में क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे से प्रोपोर्शनेट में चालू कर रहे हैं, प्रोपोर्शन में चल रहे हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रिगो का ये चीज। हाइट एंड डिस्टेंस बनाने के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जो होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर कुछ एंगल्स होते हैं, उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं बोर्ड पे यहाँ पे लिखवाऊंगा एक एक को, और आप उसे क्या करना, पेज पे नोट कर लेना, उसके हिसाब से क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देखो एट रैंडम तुम आपको तुरंत याद नहीं होगा, क्योंकि अभी आप फर्स्ट देख रहे हो, तो आप उसको देखना,
वीडियो तो डाउनलोडेड ही रहेगा या फिर यूट्यूब पे ही रहेगा, तो उसको पहले मेरे क्वेश्चंस को देखना, जो क्वेश्चन बनवाऊंगा कोशिश करना बनाने को, उसके बाद फिर से वीडियो को देखना या फिर घर पे बनाना। मैंने यहाँ पे सारे रेशियोज को एक जगह लिख दिया है और उनके एंगल्स की कब कौन सा एंगल रहेगा तो उसकी क्या वैल्यू होगी। देखो अगर साइन, मैंने क्या बोला था, एंगल बदलेगा तो लेंस भी, सेगमेंट भी उसके बदलेंगे, रेशियो भी बदलेगा डेफिनेटली। तो देखो जब साइन थीटा 0 होता है तो हमारा वैल्यू क्या होगा 0। इसको रटने का बहुत तरीका होता है, लेकिन मैं तुम्हें चूंकि बेसिक से हम लोग समझ रहे हैं तो कभी भूलें तो कोई दिक्कत ना हो। देखो साइन 0 तो 0, यहां पे जब हम लोग आ जाते हैं तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये 1/2। अच्छा ये कितना होगा 1/√2, ठीक है, और ये कितना होगा √3/2। अच्छा ये क्या हो रहा है, जब साइन 0 रख रहे तो 0 आ रहा है, साइन 30 रख रहे तो 1/2 आ रहा है, साइन 45 रख रहे तो 1/√2 आ रहा है, साइन 60 रख रहे तो √3/2 आ रहा है, और साइन 90 जब रख रहे हैं तो 1 आ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली है कि अगर 0 रखेंगे तो 0, 90 रखेंगे तो 1, तो हम लोग को याद करने में कोई डर या दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो कॉसेक, कॉसेक को जरा से याद करो, कॉसेक क्या होता था, उसका रेसिप्रोकल होता था, उसका क्या होता था, रेसिप्रोकल होता था, यानी कि 0 के नीचे 1, तो रेसिप्रोकल में क्या, उसका उल्टा, यानी कि न्यूमरेटर चला जाएगा कहां, डेनोमिनेटर के पास, और डेनोमिनेटर कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर के पास। तो अगर हम लोग इसको 1 ऊपर रख देते हैं और नीचे 0, तो ये कहां इन्फिनिटी को टेंड्स कर जाता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड्स कर जाएगा, या फिर नॉट डिफाइन तो नहीं बोलोगे, इन्फिनिटी को टेंड्स कर जाएगा। इसकी बात करो, इसका रेसिप्रोकल तो 2, इसका रेसिप्रोकल तो √2, इसका रेसिप्रोकल तो 2/√3, और इसका रेसिप्रोकल 1 का क्या है, रेसिप्रोकल 1 ही ना, तो 1 लिख दिया। अब समझो कॉस जो होता है ना, कॉस उल्टा चलता है, कॉस क्या करेगा ना, साइन जैसे चलेगा ना उसका उल्टा चलेगा। अगर साइन 0 दे रहा है तो कॉस क्या देने लगेगा, 1 देने लगेगा, यानी कि साइन 90 का वैल्यू कॉस 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर से समझिएगा, फिर से साइन 90 का वैल्यू, यानी कि देखो अगर ये उस कोण पे जाता है तो ये कहां जाएगा, इस छोर पे जाएगा, ये करता है। बड़ा इन दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ पता नहीं, अब ये मेरे को मैथमेटिशियन ही बताएंगे क्या इनमें लड़ाई झगड़ा है। तो देखो साइन 90 अगर 1 मिल रहा है तो कॉस 0 क्या मिलने लगेगा, 1 मिलेगा, ठीक है, यानी कि ये वाला चीज यहां आ जाएगा, तो ये वाला चीज कहां जाएगा, यहां, ये वाला चीज कहां आएगा, यहां, ये वाला चीज कहां जाएगा, यहां, और ये जो है अब इसको तो कहीं जाने का ही नहीं, तो ये 1/√2। इसका मतलब क्या, cos 0 पे 1, cos 30 पे √3/2, cos 45 पे 1/√2, cos 60 पे 1/2, और cos 90 पे 0। फिर से cos और sec क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो चलो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका √3/2, इसका √2, इसका 2 और इसका इन्फिनिटी। फिर से देखो एक और चीज पता चला क्या, कि ये जो जैसे साइन और cos और छोड़ कर रहे थे, वैसे ही कॉसेक और सेक भी कर रहे हैं। देखो तो कॉसेक सेक, इन्फिनिटी यहां इन्फिनिटी, 1 यहां 1, तो ये दोनों भी क्या करने लग रहे हैं, और छोर। टैन जरा बड़ा ही मस्त आता है। टैन होता क्या है एक्चुअली में, टैन मेरे को बताना चाहिए था लेकिन देख लो फिर भी, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो देखो साइन 0 यानी कि अगर tan 0 की हम लोग बात करेंगे तो वो क्या हुआ होगा, साइन 0 अपॉन में cos 0, तो ये तो 0 हो गया। ये क्या हो गया होगा 1/2 अपॉन में 2/√3, यानी कि √3, 1/√3, ठीक है। इसकी बात करो, ये 45 एक दूसरे से कट गए होंगे तो 1 आ गया होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, साइन को इससे डिवाइड दे रहे हैं, देखो साइन को क्या कर रहे हैं हम लोग, इससे डिवाइड दे रहे हैं, और तो कुछ कर नहीं रहे। चलो फिर कहां से हम लोग, हाँ यहां पे हम लोग आते हैं, ये √3/2 डिवाइडेड बाई में 1/2, यानी कि √3, और देखो साइन क्या है 1, कॉस क्या है 0, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ये टैन का एंगल पुट करोगे, इसका मतलब क्या है यार, ये जो एंगल्स है इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग साइन टैन 60 रख रहे हैं, समझना मेरी बात दम ध्यान से, अगर टैन 60 रख रहे हैं, जो एग्जांपल में लेता हूं, अगर टैन 60 हम लोग रखते हैं, इसका मतलब कि एंगल कितना गया होगा, पहले 60 इतना गया, ठीक है, 60 हम लोगों ने रख लिया,
सपोज कीजिए यहाँ पे 90 बना है, थोड़ा सा मेंटेन करना, अगर ऐसा 90 है हमारा, और यहाँ पे इस जगह पे कितना है sin 60 है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों को जब हम लोगों ने डिवाइड दिया होगा तो फ्रैक्शन क्या बन के आया होगा, √3 आया होगा। यही इसका मतलब होता है। ठीक है, तो थीटा क्या होता है भाई, थीटा हम लोग को बताएगा कि कितना मुंह फटा हुआ है, इसका कितना मुंह खोला हुआ है, ये थीटा बताएगा हम लोग को। ठीक है, कितना खुला है कितना बंद है। और उसके बाद अगर हम लोग इसमें रेशियोज लगा देते हैं, कुछ भी रेशियो लगाते हैं, तो हम लोग को जैसे साइन लगाते हैं तो हम लोग को क्या देगा, P ऊपर आ जाएगा और नीचे H आएगा। यही होता है और कुछ नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री, बस एक तरह का रेशियो है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को थीटा के साथ मेंटेन करके या फिर एक सिगमेंट के थ्रू लेते हैं हम लोग, तो हम लोग का बन के आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाता है। और उन्हीं के एप्लीकेशन को हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ना है। ये मैं आखिर में कर देता हूं। देखो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो यानी कि यहाँ का थीटा कहाँ जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा √3, ये क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पे 0। ये इस चीज को आपको लिख सकते हो, और लिख सकते हो क्या यार, लिखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस में एक्चुअली में क्या है, पढ़ना क्या होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही होगा। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, अगर सपोज करो एक आदमी इतने बड़े बिल्डिंग पे खड़ा है, ठीक है, और दूसरा आदमी यहाँ पे खड़ा है या सोया है, जो भी है, तो इस आदमी को ना इस कोर पे देख रहा है, वो इस कोर पे ऐसे देख रहा है। ठीक है, ये इधर कर लेते, चलो इस कोर पे देख रहे हैं। तो एक बात बताओ, जब देख रहा है तो ऐसे सीधे हैं, तुम लोग इधर देख रहा है, ऊपर देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बढ़ रहे हैं। सीधे हैं, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। इसके ऊपर एक आदमी था, सीधा देख रहा था, अभी इसको ऊपर से बोला कि ए मुकेश इधर सुनो, तो मुकेश को ऊपर देखने के लिए ऊपर देखेगा नहीं, यानी कि इसने क्या बढ़ाया, इंक्लिनेशन बढ़ाया है। क्या बढ़ाया है, इंक्लिनेशन बढ़ाया है। तो किसके साथ बढ़ाया है, हॉरिजॉन्टल के साथ बढ़ाया है। किसके साथ बढ़ाया है, हॉरिजॉन्टल के साथ बढ़ाया है। बहुत समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया ना, समझ में आ गया। चलो यहाँ पे ये खड़ा था, यहाँ पे ये इस तरह से दिख रहा है। ये क्या है, ये एक्चुअली में आपने पढ़ा होगा कि लाइट यहां से निकला फट से, हम लोगों ने देखा जब उसको, तो एक सीधे वे में देखा, स्ट्रेट में। इसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, साइट मतलब क्या है, नजारा, और नजारे को देखने के लिए जो लाइन जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो ये हम लोग का लाइन ऑफ साइट हो गया। अच्छा ये क्या है, ये हम लोग का डिस्टेंस होगा। ये क्या होगा, डिस्टेंस। जिस भी चीज के फुट का, इसको फुट बोलते हैं हम लोग। फुट क्या हो गया, पांव हो गया, फुट बोल लो, बॉटम बोल लो, ठीक है। तो ये हमारा बॉटम हो गया या फुट हो गया, उससे हमारा कितना डिस्टेंस है वो ये चीज बताएगा। ये क्या है भाई, ये एक हाइट होगा, किसी भी चीज का हाइट होगा, चाहे पहाड़ हो, चाहे बिल्डिंग हो, या फिर एरोप्लेन की, ये क्या कहते हैं हम लोग का बेस से हाइट हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। ये हमारा हाइट हो गया, चलो ठीक है। और ये क्या हमारा डिस्टेंस है, और ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, ध्यान देना, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मान लो मेरे को ऊपर किसी के बारे में किसी को देखना है ऊपर, ठीक है, तो ये तो बेस तो होगा, जमीन है वो बेस होगा, बिल्कुल ये एक्चुअली में होगा, ठीक है। ये जो जमीन है वो एक्चुअली में होगा, बेस होगा। अच्छा बिल्डिंग पे आदमी खड़ा है, तो बिल्डिंग की हाइट होगी, तो एक्चुअली में बिल्डिंग होगा। लेकिन देखो तो नजारा कुछ है क्या, एक्चुअली में नजारा तो कुछ नहीं, ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर दिख रहा है, नीचे देख रहे हैं तो नीचे दिख रहा है। तो इसके एकदम सामने जो गया ना, ठीक है, ऑब्जर्वर मतलब क्या होता है भाई, जो देख रहा है, ऑब्जर्वर, और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब क्या, जिसको देख रहा है। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन जाती है ना, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन जाती है, उन्हीं को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ये एक तरह का इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है। तो ऊपर देख रहा है, ठीक, यहां पे किसी को बैठे हुए। अच्छा इसका मन है भाई, ये नीचे भी तो देख सकता है, ठीक है, नीचे हम लोग दिखा देते हैं। चलो अभी देखो नीचे, तो यहां पे इसको कोई बिल्ली दिख रही थी, ये भी किसी बिल्डिंग पे खड़ा, चलो ये भी किसी एक बिल्डिंग पे खड़ा है, ठीक है, हाँ। तो अपने बराबर पे था, ऐसे दिखा, उसके ऊपर देखा तो यहाँ पे उसको कोई दिखा, ठीक है, नीचे बिल्ली को दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तो जब वो नीचे बिल्ली को देख रहा है तो एंगल कहाँ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यहां पे थीटा है तो हम लोग को ऊपर दिख रहा है, तो ऊपर देख लिए, नीचे दिखा तो कहां एंगल बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अगर जब हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे एंगल बना रहे हैं तो यहाँ पे भी कहां बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनेगा।
ये सपोज करो, देखो यहाँ पे हम लोगों ने थीटा ले लिया था ना, तो कुछ और एंगल ले लेंगे फाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, थीटा और फाई कुछ नहीं है, बस एक एंगल को नोटेट, मतलब ये क्या किया जाता है, नोटेशन किया जा रहा है कि हाँ यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे कुछ एंगल है ना तो इसको थीटा बोलते रहे, यहाँ पे कुछ एंगल होगा ना तो इसको फाई बोल रहे हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कितना मुंह फाड़ रहा है, बस वही है एंगल। तो यहाँ पे इतना मुंह फाड़ा था देखने के लिए, तो ये यहाँ पे बना, यहाँ पे इतना झुक रहा है ना, झुक रहा है, तो किससे झुक रहा है, ये हॉरिजॉन्टल तो सीधा था, इससे नीचे झुका, यानी कि कहां बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल का फॉर्मेशन होगा। समझना, अगर यहाँ पे समान था, यहाँ पे समान था, तो सीधे, अब तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ नहीं एंगल बना रहा, ये समान नीचे ड्रॉप कर गया, तो क्या करेगा, नीचे झुकेगा। तो बताओ दो किसके थ्रू झुकेगा, इसके थ्रू झुकेगा ना, ये हमारा क्या होगा, एंगल होगा, ये वाला नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, बार बार हम लोग क्या करते हैं ना, इसी को हम लोग क्या, यार तुम लोग का तो नहीं पता, तुम लोग पढ़ने में तेज हो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं हमेशा क्या करता था, इसको एंगल मान लेता था, इस चीज को एंगल मानता था कि हाँ जब नीचे देखना है तो इतना मुंह झुके, ऐसा थोड़ा ना, हॉरिजॉन्टल के साथ ही हमेशा एंगल होता है। एक बार मैं ब्यूटीफुल सा फिगर बना देता हूँ, आप देख लो, फिर से मैं टर्म्स समझा देता हूँ। ये हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसके हिसाब से हम लोग को एंगल डिसाइड करना है क्या है। अगर ऊपर देख रहा है तो ये हमारा एंगल, ऊपर देख रहा है तो ये हमारा एंगल हो गया, और एलिवेट कर रहा है, एलिवेट मतलब क्या हो रहा है, खड़ा करना, ठीक है, तो एलिवेट कर रहा है तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ठीक है, अब देखो ये नीचे देख रहा है, यानी कि डिप्रेशन है, झुकाव है ना यहाँ पे, अरे ये डिप्रेशन है भाई, ये हमारा झुकाव है, तो ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, ये साइकोलॉजी वाला डिप्रेशन नहीं है भाई, ये सिर्फ एंगल वाला है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये सिंपल सी बात है, लाइन ऑफ साइट, और ये भी क्या होगा हमारा, लाइन ऑफ साइट, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वर का आंख होगा और यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, इनको जोड़ने वाला चीज क्या कहलाता है, लाइन ऑफ साइट। समझ में आया? तो देगा आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि एक बिल्डिंग है h हाइट का और उसका बेस है कुछ, हमसे क्या कर देगा कि एंगल दे देगा, ये वाली हाइट दे देगा, ये वाला फलाना हाइट दे देगा, इसके बारे में पूछेगा। ठीक, सवाल देखते हैं तो क्लियर होगा। एक सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सवाल बोलता है कि एक वर्टिकल पोल है, स्टैंड्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। अच्छा देखो, क्वेश्चन आप खुद से पढ़ो और खुद से पहले उसको डिपिक्ट करने की कोशिश करो, तब मेरी बात को सुनना। क्या बोल रहा है कि एक ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है हमारा लेवल ग्राउंड, इसके ऊपर वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, वर्टिकल क्या, खड़ा, तो पक्का यहाँ पे इस तरह से खड़ा होगा। ये है क्या यार, एक पोल है, पोल मतलब खंभा। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ पोल, ये वाला क्या है, ये फुट कहलाता है, पीछे पढ़ा था ना लोगों ने, इसको फुट बोलते हैं या बॉटम बोलते हैं। यहां से 25 मीटर अवे, अवे का मतलब क्या होता है, दूर, तो 25 मीटर दूर पे एक आदमी खड़ा है, हाँ एक आदमी खड़ा है, क्या जो भी खड़ा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप। अब देखो इसको बॉटम बोलते हैं, ठीक है, फिर इसको हम लोग फुट भी बोलते हैं, और टॉप यहाँ पे हो गया, यही होगा ना, बॉटम और टॉप। तो यहां से जब इसको देखा जाता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या, उठ के देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनेगा, यहां पे बनेगा। वो कितना बोल रहा है इसने बोला हुआ है कि वो है 60 डिग्री, ये कितनी है, 60 डिग्री है। हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। समझना बहुत ध्यान से, ये बहुत ही बच्चा वाला सवाल है, लेकिन इसी तरह से सॉल्व करते हैं हर सवाल। तो यहाँ पे 25, यहाँ पे h, हर बार सवाल में आपसे एक पूछेगा h या फिर पूछेगा x। x क्या है भाई, डिस्टेंस है, h क्या है हम लोग का, किसी भी चीज का हाइट है। एक बात बताओ, ये हाइट है ना हमारा, ये हाइट है भाई, हाइपोटेनस नहीं, याद रखना, ये हाइपोटेनस नहीं है, ये हाइट है, ठीक है। चलो, कब आता है भाई ऊपर वाला डंडी और नीचे वाला, कौन से रेशियो में बताओ तो, वो छोड़ दो, पहले रेशियो क्या छोड़ो, वो हाइट है ना हमारा h अपॉन में 25, ये मेरे को पता है, ये निकालना, ये है ना। ऐसा किस चीज में आता है, टैन में आता है, कॉस में आता है, साइन में आता है, किस में आता है, डेफिनेटली किस में आता है, टैन वाले में आता है। तो पहले हम लोगों ने टैन लिखा है यहाँ पे, ठीक। ये वाला एंगल लेंगे या ये लेंगे, डेफिनेटली इस बात है ये लेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा P हो गया, ये B हो गया, कितना है, 60 है ना। चलो, अब देखो तो प्रोपोर्शन वाला काम हो गया। टैन 60 का वैल्यू हम लोग को पता है, कितना होता है, टैन 60 होता है हमारा √3, ठीक है। चलो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोग को आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है,
ये एच हम लोग को पता करना है, यानी कि इसको अकेला करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। कैसे? तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, कर दो, तो h इज इक्वल टू 25√3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। √3 का आपको वैल्यू दे रखा होगा, √3 इज इक्वल टू 1.732, तो मल्टीप्लाई करके ला देना, डेफिनेटली यही आंसर आएगा। इसी तरह से हर क्वेश्चन को डील करना है। देखो अभी हम लोगों ने बच्चा वाला पढ़ा, अब जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे वो भी आप डील कर लोगे पक्का। एक बार फिर से मैंने जो बताया है शुरू से वो देख लो, एकदम डाइजेस्ट करो पहले। मैंने क्या बताया कि h और x यही पूछेगा आपसे, यहीं पे आपको दिमाग लगाना हर बार। h क्या होगा, x क्या होगा, h क्या होगा, x क्या होगा। एक सवाल देखो, ये बहुत ही आइडल क्वेश्चन है, ये हर जगह तो आपको दिखेगा और डेफिनेटली कि आप लोगों को पता भी होगा। मैं चाहता हूं अगर पता है तो बनाइए, स्क्रीन पे दिख रहा है। बोला कि इन अ वायलेंट स्टोर्म माने क्या भाई, तूफान आंधी आया होगा, तो बहुत ही बेकार आंधी था। एक ट्री था वो बेंट हो गया आंधी के कारण, तो एक मान के चलो एक ट्री होगा हमारा, ऐसा ब्लैक से मैं बताता हूँ। एक ट्री होगा कुछ इस तरह का, ठीक है। चलो ये उसका बॉटम और ये उसका टॉप। बोला कि ये टूट के उसका जो टॉप था ना वो आके ग्राउंड के साथ मिल गया, तो यहां से ये टूटा, ठीक है, ये टूट गया और टूट के कहां पे आया भाई, ग्राउंड पे आके गिर गया। तो ये कहीं ना कहीं बीच से ही टूटा होगा। अब ये मत सोचना कि सर ये भी पूरा गिर जाएगा, अरे ये गिरा रहता तो उसको बोलता उखड़ गया, यहाँ पे बोला है टूटा है, ठीक है, टूट के गिर गया। चलो गिरा और ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ग्राउंड के साथ बना रहा है, यानी कि चलो पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं। यहाँ पे कितना बना रहा है भाई, 30 बना रहा है। एंगल पता चल गया क्या? एंगल हर बार देगा, याद रखना। मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% में एंगल आपको देता है। ये बहुत बड़ा इसका हाइट था, ये टूट के गिर गया। सपोज करो कि इसका हाइट था h, बड़ा वाला हाइट था पूरे ट्री का, टूट के गिरा होगा। मान लो h पोर्शन यहाँ पे बच गया होगा, यहाँ पे कुछ गिरा होगा टूट के, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं क्या मालूम। ये देखो एक एक बात समझो, अगर 5 रुपए था हमारे पास, 5 रुपए, तो 5 रुपए में से 2 रुपए मेरे पास है, यानी कि कितना गया होगा, 5 रुपए पहले पापा ने मेरे को दिया, 2 रुपए मैंने खर्च कर दिया, ठीक है, 2 रुपए मेरे पे खर्च कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना है भाई, 5 - 2, ठीक। h हाइट का पेड़ था, उसमें से h पोर्शन ही बचा है, यानी कि ये पोर्शन कितना होगा, h - h होगा क्या, अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द रूट। रूट ये होगा, टॉप बॉटम बोलो या रूट बोलो, उससे कितना दूर गिरा है भाई, तो 25 मीटर दूर गिरा है, नहीं 30 मीटर दूर गिरा हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है भाई, हमसे पूछ रहा है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गेट बेंट एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल हाइट। यानी कि ये h बताना है और ओरिजिनल h बताना है, ये बड़ा वाला। समझो यार कैसे निकाल सकते हैं। डेफिनेटली ये वाला चीज और ये वाले चीज को पहले लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो लेके चलते हैं, h/30, h/30 ये कौन सा देता है चीज, h/30, h/30 कौन देता है, सिंपल सी बात है, वो देता है हम लोग को tan, और थीटा क्या होगा 30। रिलेट करना मैं किसको ले रहा हूं, कभी h रह रहा है कभी x रह रहा है, ठीक है। h इज इक्वल टू 30 को ऊपर भेजो तो 30 और tan, ये tan 30 था, tan 30 कितना होता है 1/√3, मैं याद दिलाते रहूंगा 1/√3, ठीक है। चलो तुम इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो। रेशनलाइज कैसे करते हैं भाई, रेशनलाइज का मतलब क्या है, अगर नीचे रूट वाली चीज रहता है ना तो उसको कैसे भी हटाना है, तो क्या करो, जो चीज है ना उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये देखो अगर √3 गुना में √3 होता है ना, तो ये इनका रूट कट के बन जाएगा 3, ठीक है। ये बेसिक है, हम लोगों को पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो हमारा ये इज इक्वल टू 30, √3 तो ऊपर हुआ ही, ये नीचे 3 आ गया, ये 10√3 हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो क्वांटिटी हमारी कितनी होगी, 10√3 हो गई, कोई डाउट नहीं। अब बच गया ये h, तो हम लोग को पता करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, h भी हम लोग पता करेंगे। देखो तो जरा सा ध्यान देना, अभी पता चला ये पहले ही से पता है और इसको पता करना है, यही ना। तो चलो कोई सा भी ले लो, मेरा मन कर रहा है ये लो, 30/30, ध्यान देना 30/में h - h लिया। ये कब मिलता है, बेस और हाइपोटेनस कब हम लोग को मिलता है, कॉस के फैक्टर में। तो कॉस हमारा कितना हो गया 30, ठीक है। ये 30 तो है ही, नीचे बड़ा वाला h नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, h को ऐसे रख देते, छोटा वाला h पता है 10√3। अच्छा रूट, ये जो cos 30 है इसका भी वैल्यू पता है हम लोग को, कितना होता है cos 30,
√3/2। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो ये हम लोग क्या करेंगे भाई, जब फ्रैक्शन में रहता है हमारा ऊपर नीचे और इधर भी ऊपर नीचे, तो सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये 30 दूनी का 60 हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में h माइनस में 10√3। अच्छा 30 दूनी का 60 कैसे, ये ऊपर गया हुआ तो मल्टीप्लाई 60 हो गया। ये देखो 60 इज इक्वल टू h√3, ठीक है, और ये इसके साथ गया तो माइनस में 10√3 मल्टीप्लाई से, और ये क्या बन गए होंगे, ये हम लोग का बन गया होगा क्या 3, और 3 जब बन गया तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 3, और 3 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या बन गया 30। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो h को अलग करना है ना, तो इसको पहले इधर भेजेंगे, देखो इसको नहीं भेजेंगे, इसको पहले भेजेंगे, तो 60 ये नदी पार करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 30 इज इक्वल टू h√3, ठीक है, नदी इसको बोलता हूं मैं, इज इक्वल टू नदी बोलता हूं, तो ये 90 हो गया इज इक्वल टू h√3। h पता करना था ना, कितना आसान है यार, देखो तो h इज इक्वल टू 90/√3, फिर से वही रेशनलाइजेशन का फंडा, तो हम लोग क्या करते हैं √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, ये 3 बन गया, क्या ये कट गया इसके साथ 30, सो h हमारी क्या वैल्यू आ गई 30√3 मीटर। हर बार h या x यही हम लोग को करना होता है। हम लोगों ने क्या पता किया, कितने दूर से टूटा है, तो छोटा वाला h जो कि आया था 10√3 आया था। पूरी हाइट पूछ रहा था ट्री का, तो हम लोगों ने h निकाल लिया, वो क्या था 30√3। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देखा, एक छोटा सा और भी कॉन्सेप्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, उसको बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड ऑफ सन। एल्टीट्यूड ऑफ सन क्या है, देखो अगर सन हमारा यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको देखने में कितना एंगल ऑफ एलिवेशन लग रहा है, वरना हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल ऑफ एलिवेशन लग रहा है सन को देखने में, किसे, सन को देखने में, इसी को हम लोग एल्टीट्यूड ऑफ सन बोलते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ सन, एल्टीट्यूड ऑफ सन। एल्टीट्यूड क्या यार, मैंने क्या बोला था, एल्टीट्यूड हाइट होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि ग्राउंड से, एक मिनट, वेयर इज ब्लैक पेन, हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि ग्राउंड से कितना इसका हाइट है, ठीक है, ये एल्टीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, ग्राउंड से कितना हो गया, और उसको देखने में जो एंगल लग रहे हैं, उसको देखने में एंगल जो लग रहे हैं उसी को एल्टीट्यूड ऑफ सन या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ये है कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट पे अगला सवाल। सो देखिए क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि द शैडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60। पहले इतना लंबा पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते। एक बात बताओ, अगर मान लो हमारा यहाँ पे सन होगा या फिर कोई भी टावर होगा, उसको देख रहा हूं, तो यहां से एक बार देखा, ठीक है, और 2 बार देखना है, ठीक है, एक बार यहां से देखा और एक बार कहीं दूर से देखा, ठीक, ग्राउंड से जुड़ गया, एंगल बनेगा हम लोग का, बहुत अच्छी बात है, एंगल तो बनेगा ही, लेकिन बताओ तो ये वाला एंगल ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा, 0, 10, 20, 30, यानी कि जैसे जैसे बढ़ रहा है एंगल बढ़ रहा है, यानी कि डेफिनेटली इस बात है कि ये ज्यादा मुंह फाड़े हुए है, तो ये हमारा 60 डिग्री होगा, और ये कितना है भाई 45 डिग्री होगा। बहुत सही, बहुत सही। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, यानी कि सन को देख रहा है, तो देखो सन यहाँ पे होगा तो पक्का कुछ ना कुछ परछाई बनाएगा, ठीक है, पक्का कुछ ना कुछ शैडो बनाएगा, उसी शैडो से रिलेटेड है। ये हमारी एक बिल्डिंग हो गई, बिल्डिंग नहीं, एक टावर है, टावर का शैडो दिखा हुआ है, बोल रहा है कि व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 the shadow found to be 10 meter longer than when the angle of elevation is 60 डिग्री सेल्सियस। देखो जब 60 रह रहा है तो हम लोग का कुछ आएगा, इतना हम लोग का बनेगा, और जब 45 हो रहा है तो क्या हो जा रहा है 10 ज्यादा हो रहा है, यानी कि अगर 60 है तो हमारा x अगर होगा, सपोज करो x, देख भाई एकदम रिलेट समझना, हर बार x और h ही आएगा, तुमने क्या माना, ये डिस्टेंस है ना तो इसको x मान लिया। बोल क्या रहा है कि जब 45 हो जा रहा है तो 10 ज्यादा हो जा रहा है हमारा शैडो, तो ये हो गया 10 मीटर ज्यादा। बहुत सही, बहुत सही। और तो कुछ मेरे ख्याल से नहीं दिया हुआ है इसने, और कुछ नहीं दिया। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये हाइट बताओ, ले ना h पता ना x पता, और मैंने क्या बोला था कि ये देगा, डरना नहीं है। एक बात बताओ, x नहीं पता लेकिन ये तो पता है हम लोगों को, तो कुछ खेल कर सकते हैं, यही एक्चुअली में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे 2 तरह के इक्वेशंस आएंगे, एक क्या
एच को रखो, एक्स को रखो, एच अपॉन में एक्स, ये कितना हो गया tan 60 डिग्री। बताओ तो इन दोनों में एक ये ट्रायंगल हम लोग को फॉर्म होते हुए दिखा होगा, एक ये वाला, ये मैं ब्लू से करके आपको बताता हूं, चाहे नाम रख देता हूं सबसे बड़े, ए बी सी और डी। तो एक ए बी सी ट्रायंगल दिखा और उसके बाद एक ए बी डी ट्रायंगल दिखा बड़ा सा। तो इन दोनों में क्या है, एच भी कॉमन है, एक्स भी कॉमन है। हम लोग से क्या पूछ रहा था, हाइट पूछ रहा था, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स से रिलेटेड कर देते हैं, एक्स को कॉमन बना दो। कॉमन बनाना आपको आना चाहिए, अगर दो इक्वेशन है तो इन दोनों को क्या करो, किसी एक को कॉमन बना दो, जो भी कॉमन है। हम लोग से एच पूछ रहा है तो एच को नहीं, एक्स को कॉमन बना देते हैं। तो देखो एक्स को हम लोग क्या लेंगे, किस तरह से डील करेंगे क्वेश्चन वो समझना। ऊपर गया, ठीक है, h इज इक्वल टू एक्स tan 60, ठीक है। अब x को अकेला कर दो और लिख दो h अपॉन में tan 60 डिग्री। हमारा एक इक्वेशन आया, वेरी गुड, एक इक्वेशन आया। किसको लेके, तो ए बी सी को, इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, हम और आप क्या करते हैं, ए बी डी लेते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल। बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग को क्या दिखेगा, एक एच दिखेगा, डेफिनेटली एच दिख गया। और क्या दिखेगा भाई, और क्या दिखेगा, हमको ये दिखेगा। ये कितना है, देखो जब चला होगा तो एक्स डिस्टेंस इधर चला, चल गया। फिर और कितना चला होगा, 10 डिस्टेंस और चला होगा तो 10 चल गया। इसी तरह से लिखते हैं। हमेशा बहुत लोगों को लिखने नहीं आता यार कि x प्लस एच लिखे या फिर 10h लिखे। बहुत लोगों को मैंने देखा है वो x प्लस 10 लिखते, बहुत लोगों क्या, वो इंसान मैं ही हूं। मेरे को पहले जब बनाना रहता था तो मैं x प्लस 10 की जगह पे 10x लिख देता था। अब सोच लो ये मेरी लेवल थी, ये मेरी लेवल थी। लेकिन अब क्वेश्चन बनाओगे तो आपको रिलेट होगा। कैसे कि जैसे जैसे दूर है, बिल्डिंग से दूर आए तो पहले x चले होंगे, फिर उसके बाद 10 चल गए, x प्लस 10। ये कौन चीज देता हम लोग को, हम लोग को tan ही तो देगा। और tan कितना है यहाँ पे 45 है। एनी डाउट, नो। आगे हम लोग बढ़ते, देखो ये ऊपर कर भेज दो तो h इज इक्वल टू tan 45, tan 45 1 होता है तो 1 इंटू में x प्लस में 10, h इज इक्वल टू x प्लस में 10। तो एक बात बताओ, x को ही तो सब जगह कर रहे थे ना, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, x इज इक्वल टू h माइनस में 10। तो दो इक्वेशन जनरेट हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हमारे सामने क्या हो गया, जनरेट हो गया, एक ये और दूसरा ये। अब देखो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, ये x, एक ये इक्वेशन हो गया, x इज इक्वल टू h अपॉन में tan 60, और यहाँ पे x इज इक्वल टू h माइनस में 10। देखो इसका LHS सेम, इसका भी LHS सेम, इसका मतलब डेफिनेटली RHS भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये बेसिक है, ठीक है। अगर बेसिक है, एक बात समझो, अगर यहाँ पे LHS सेम है, LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा, सेम ही होगा ना। यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, तो यहाँ पे कुछ और क्वांटिटी होगी तो वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, सेम होंगे। वही चीज मैं बता रहा हूँ। h अपॉन में tan 60, tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू h माइनस में 10, h माइनस में 10 हो गया। इसको मैं इरेज करता हूं, आप देखना, h इज इक्वल टू क्रॉस फिर √3h माइनस में 10√3। क्या करो, इसको इधर भेजो और उसको उधर भेज दो। किसको किसको, ये जो h है इसको भेजो इस तरफ, और ये जो 10 है इसको भेज दो इस तरफ। तो ये जब इधर आएगा तो 10√3 बना होगा, ठीक है। और ये उधर गया होगा तो √3 तो था ही, प्लस था तो माइनस आ गया होगा, माइनस h। 10√3, h कॉमन लिया तो √3 माइनस में 1, सो h इज इक्वल टू 10√3 अपॉन √3 माइनस 1। ये आया। क्या बोला था, हमेशा नीचे क्या होना चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए, मतलब हम लोग का इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, रूट वगैरह नहीं चलता है। तो क्या करेंगे, सिंपल जो है उसके अपोजिट वाले से कर देंगे। ये 9वीं क्लास का है रैशनलाइजेशन, ठीक है। चलो तो अब देखो क्या होगा भाई, अब हमारा h ही तो पता करना था। अब h हम लोग को स्टोरी में दिखने लगा, यहाँ पे पिक्चर में दिखने लगा। तो h 10/10√3 अपॉन में, अच्छा ये देखो, ये और ये a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट जब होता है तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर आता है। तो a हमारा क्या हो गया, √3 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या, यहाँ पे √3 प्लस में। मैं सॉल्व करना बताता हूँ, थोड़ा समझना, और तेजी से बढ़ेगी कैसे। देखो ये वाला चीज इधर गया होगा तो
10 गुना में 3, और ये इधर क्या होगा तो प्लस में 10√3 अपॉन क्या हो गया हमारा 3 में से 1 गया तो 2, ये 3 बन गया। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई तो 3 हो गया, और ये 1 था तो 1 घट के 2 बन गया। देखो यहां से ये कटा होगा कितनी बार में, 5 बार में, और ये कटा होगा, ये भी कटा होगा 5 बार में। तो क्या हो गया 15 प्लस में 5√3, यानी कि 5 कॉमन निकालते हैं तो 3 प्लस में √3 इज आवर आंसर। सन्स एल्टीट्यूड जो होता है, सन का एल्टीट्यूड या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, उससे भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा किस तरह से आएगा भाई। तो सन के सामने कोई बिल्डिंग है, तो देखो जैसे जैसे सन का एलिवेशन चेंज होगा पक्का सन जो है वो शैडो भी अलग अलग तरीके का बनाएगा, जो बिल्डिंग है उसके शैडो भी अलग अलग होगा, कुछ दूर पे जाएगा, कभी नजदीक हो जाएगा, वो भी एंगल पे डिपेंड करता है। ये चीज हम लोगों ने समझा। देखो उस सब सवाल में डर लगते हैं, अब जो आएंगे उनमें डर नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए। सवाल आपको दिख रहा है, सवाल ये बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे, किसी भी ग्राउंड पे एक पॉइंट पी है, ठीक है, यहां पे है पी, ग्राउंड पे है तो पक्का वो हॉरिजॉन्टल में होगा, प्लेन पे होगा। P, the angle of elevation of 10 मीटर tall building is 30 डिग्री। तो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग थी हमारी, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 है। तो पहले तो मैं ऐड कर देता हूं उनके बेस को, ठीक है, ऐड हो गया। लाइन ऑफ साइट, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, यानी कि अब देखा यहाँ पे ऑब्जर्वर और यहाँ पे सब्जेक्ट, इन दोनों को भी बीच में जोड़ दिया, ये हो गया। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है भाई 30 डिग्री का, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या, कितना देख रहा ऊपर चढ़ के। चलो अब बोल रहा है क्या कि अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। 10 मीटर का बिल्डिंग था, इसके ऊपर ना झंडा जो है होइस्ट हो रहा है, होइस्ट का मतलब मेरे ख्याल से फहर रहा है। तो मान लो यहाँ पे हमारा झंडा हुआ, मैं उल्टे डायरेक्शन में फहरा देता हूं, ठीक है। तो जब झंडा फहर रहा है तो उसको जब इसने देखा, पॉइंट पी से ही देखा हुआ है, तो हमारा डेफिनेटली से बताओ तो 30 है तो पक्का कुछ ज्यादा ही हुआ होगा, वो कितना हो रहा है 45 डिग्री, ठीक है। हम लोग को नहीं पता कितने ऊपर हाइट पे, और हम लोग से क्या पूछ रहा है सवाल कि फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, ये बताना है। तो ये मान के चलो एच के सेक्शन में आ रहा है तो एच, और पॉइंट जो बिल्डिंग है ये इस पी पॉइंट से कितने दूरी पे है, यानी कि एक्स आया पिक्चर में, एक एक्स आया और दूसरा क्या है एच आया। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल का पहले आप नाम बना लो, पी क्यू आर और एस। सिंपल है यार, ऐसा ही सवाल तो पीछे हम लोगों ने किया था, वो क्या हुआ था एक्चुअली में ऐसे मुड़ गया था, ये हम लोग को बन गया हुआ था डिस्टेंस, सॉरी ये बन गया था हम लोग का दूरी, और ये था हम लोग का शैडो, यही तो था, और ये बिल्डिंग था। पिक्चर घुमा दिया और तो कुछ क्या नहीं। चलो हम लोग आराम से बना सकते हैं। पहले सिंपल सी बात है, क्या क्या पता करना है, ये भी पता करना और ये भी करना है, बिल्कुल सही बात। चलो एक पहले ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर की बात करते हैं हम। पहले सबसे पहले क्या लिखना, पहले रेशियो लिख लो, सबसे पहले क्या करो रेशियो लिख लो, 10 अपॉन में x। अब बैठाओ कि ये जो रेशियो आता है वो कौन सा चीज देता है, tan देता है, सिंपल सी बात है। तो tan लिखा, और tan का यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा क्या है, वो है 30, सिंपल। अरे भाई x तो आसानी से हम लोग को दिख गया, tan इज इक्वल टू x, tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, यही होता है ना। सो x इज इक्वल टू 10√3, यानी कि हमें क्या पता चल गया, यहाँ पे 10√3 पता चल गया। बताना क्या है, h बताना है। जब इंसान चला q से चला, तो q से r तक गया होगा तो 10 चला, फिर r से फिर इस तक चला होगा तो 10 प्लस में h, ऐसे ही तो चला होगा इस वाले ट्रायंगल में। अब किस ट्रायंगल में आ गए, ट्रायंगल पी क्यू एस में लोग आ गए। एक बार 10 चला, 10 चल के फिर h गया, इस तरह से लिखना आपको आना चाहिए। अभी आगे भी सवाल पढ़ेंगे जिसमें कि माइनस भी आएगा, तो वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। हो गया, और बेस क्या है हमारा x अभी आया था 10√3, क्या पहले अभी x ऐसे ही लिखता हूं मैं, x लिख दिया, और ये कितना tan 45 हम लोग को दे रहा है, ठीक है ना भाई साहब। चलिए तो 10 प्लस में h लिखा, x क्या हम लोग का 10√3, और tan 45 होता है 1, tan 45 क्या होता है 1। आपको एक बार देखो पेज पे आप लिख लो, उसके बाद ये सब सवाल में आप देखते रहो, बगल में एक पेज पे लिख लो छोटा सा, ठीक है, कि हाँ फलाना फलाने का फलाना होता है वैल्यू, उसके बाद बनाना स्टार्ट करो, मेरे साथ साथ करो। देखो तो पिक्चर में h अकेला हो गया,
आराम से हम लोग कर देंगे 10 प्लस में h इज इक्वल टू 10√3। कैसे हुआ 10√3? ये ऊपर गया होगा, हम लोग को h ही बताना था ना। सो h इज इक्वल टू 10√3। ये वाला नदी पार करेगा तो साइन बदलेगा, कौन? तो h बदलेगा, इधर जाएगा तो साइन बदलेगा 10। h कॉमन निकाला, √3 माइनस 1, दिस इज योर आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हो यार, देखो √3 1.732 माइनस में 1। सो h का वैल्यू यहां पे मैं लिखता हूं, h इज इक्वल टू 1 घटेगा तो 10 गुना में 0.732। ठीक है, ये सबके सब मीटर में है बालक, ये सबके सब क्या है? मीटर में है। अच्छा, हमारा यहां से ये पॉइंट खत्म, तो 7.32 मीटर हमारा ये हाइट होगा। किसका? तो फ्लैग का हाइट होगा। हम लोगों ने h भी पता किया और ये भी पता किया, ये 7.32 है। तो देख लो कितना आसान, इसीलिए मैंने हाइट एंड डिस्टेंस को एपी के बाद रखा था, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर अगर कोई कहा जाए वो हाइट एंड डिस्टेंस है, इतना आसान। लेकिन हम लोग डर जाते हैं कि भाई टैन क्या है, फैन क्या है, कुछ नहीं, टैन फैन कुछ नहीं होता है, एक्चुअली में एक तरह का रेशियो ही होता है। ये समझ में आया। अब थोड़ा बढ़िया और देखते हैं हम लोग। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, जितने भी थे वो सबके सब क्वेश्चंस में डिजिट दिया रहता था, 20 मीटर 30 मीटर, एंगल भी दिया रहता था 30 40 ऐसे। लेकिन ये जो हम लोग को क्वेश्चन, ये अच्छा बोल सकते हो इस मायने में, क्योंकि यहाँ पे हर चीज जो है ना वेरिएबल है। मैंने क्या बोला है भाई, वेरिएबल है तो डरने का क्या? कोई भी मान के चलेंगे 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी रख लेंगे, तो आपको इस सवाल में डरना है नहीं बिल्कुल। और बढ़िया सवाल एक तरह से बोल सकते हो, आर्य सवाल का है, सबने देखा होगा ये सवाल ये बोल रहा है कि एक राउंड बॉल है ऑफ रेडियस r। तो बॉल है तो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब पूरा राउंड तो भैया मेरे से बनेगा नहीं, ठीक है, तो रेडियस r हो गया हमारा, बहुत सही। चलो, बोल रहा है ना कि r सस्टेन्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ने देखा, मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा, तो वहां पे एंगल सस्टेन कर रहा है अल्फा का। एंगल सस्टेन करने का मतलब क्या? वो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है, वो एंगल बना रहा है, यानी कि दो छोर को देख रहा होगा ना, एक ये छोर देख रहा होगा, ठीक है, ठीक है, और एक ये छोर देख रहा होगा। यही तो दिखता है ना, बॉल दिखता है तो आगे का फेस दिखता है, तो यहाँ पे मेरे को दिखा तो ये दोनों आके कहाँ पे, यहाँ पे एंगल बनाए, तो यही तो एंगल बन रहा है ना, ग्राउंड की बात नहीं आई है। तो यहाँ पे इसने कितना एंगल बनाया है? अल्फा। एक्चुअली में आप देखोगे तो टेंजेंट्स के थ्रू दिख रहा होगा कि एक टेंजेंट है यहाँ पे, ये हमारा क्या है? टेंजेंट है, ये भी हमारा क्या है? टेंजेंट है। तो एक बात बताओ तो, टेंजेंट जब रहता है तो रेडियस के साथ क्या एंगल बनाता है? ये टेंजेंट हो गया और ये रेडियस हो गया, तो कितना एंगल बनाता है? 90। यहाँ पे भी कितना बनाएगा भाई साहब? 90। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। आगे सवाल ये बोलता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। अब ये ऑब्जर्वर जो है ना, उसको मन किया कि सर्कल तो बहुत देख लिया, अब चलो आगे देखता हूं मैं इसका सेंटर। तो इसने जब सेंटर देखना स्टार्ट किया तो वो कितना बना रहा है? अल्फा। लेकिन ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एलिवेशन है तो पक्का यहाँ पे इसका कोई क्या होगा? बेस होगा ना। तो बेस सीधा मैं कर लेता हूं भाई, ये बेस हमारा क्या हो गया? ऐसे, ठीक है। तो बेस के साथ बना रहा है तो पहले इसको जोड़ दो, वहां पे कितना बना रहा है भाई? बीटा बना रहा है। कुछ इस तरह का हमारा फिगर हुआ होगा। बहुत सही, बहुत सही। यहां पे भी हमारा क्या होगा? 90 होगा। ये हमारा फिगर। हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड दी प्रूव दैट द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ द बैलून इज r sin बीटा cosec अल्फा बाई 2। ये हम लोग से पूछ रहा है, ये जो हाइट है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, थोड़ा बहुत हम लोग इस सवाल में ज्योमेट्री आएगा। ज्योमेट्री किस मायने में आएगा कि अगर ये हमारा सेंटर है, ये हमारा पॉइंट है और यहाँ पे सेंटर है, एक लाइन गया और टेंजेंट गया, तो ये वाला बट जाता है 2 इक्वल पार्ट्स में। कैसे बटेगा उसका भी एक लॉजिक है, समझो। कॉन्ग्रुएंसी हम लोग जानते हैं ना भाई, कॉन्ग्रुएंसी तो हम लोग से छिपा है नहीं। कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है कि भाई दो अगर ट्रायंगल्स हैं, उन दोनों में एस या ट्रिपल एस करके कोई सा भी लग गया तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे और उनका एंगल सब चीज बराबर होगा, ठीक है। तो देखो इस ट्रायंगल की बात करो, ये जो ट्रायंगल है हमारा ए बी सी और ओ यहाँ पे रख लो, तो देखो ए ओ बी और ए ओ सी, इन दोनों में ओ ए क्या है? सेम है। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, हमारा ये सेम हो गया। उसके बाद क्या है? ओ बी इज इक्वल टू, ये कॉमन है भाई साहब, कॉमन है तो सेम ही होगा। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये ओ सी, ये दोनों के दोनों क्या है यार? आर ही तो है, तो ये भी सेम हो गया हमारा।
और क्या सेम हो गया, अच्छा यहाँ पे देखो ये 90 बनाएगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा ये होता है ना रेडियस और टेंजेंट, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 का बनता है हमेशा। तो ये इनका एंगल भी सेम, यानी कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, वो कितना हो गया 90, यानी कि ये एस यानी कि एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। एक है अल्फा और 2 इक्वल पार्ट्स में बट गया, 10 को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा तो क्या बना 5 5, इसका मतलब क्या है बाई 2 कर दिया। वैसे अल्फा 2 इक्वल पार्ट्स में बटा तो ये अल्फा बाई 2 और ये क्या हो गया, ये भी अल्फा बाई 2 हो गया। हमें क्या बताना है, एच बताना है, कोई डर की बात नहीं है। एक बात बताओ, 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं हम लोग को, एक AOC दिख रहा, AOC दिख रहा और एक AOB दिख रहा और एक AOD दिख रहा। इन तीनों में सेम क्या है, इन तीनों में ये OA वाला सेगमेंट सेम है क्या, ये OA वाला सेगमेंट सेम है क्या, तो कहीं ना कहीं हम लोग को कुछ देगा। हमने क्या बोला था, अगर ऐसे सवाल बनाने तो पहले कॉमन पता कीजिए। याद कीजिए पिछले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने x को कॉमन लेके चलते थे या h को कॉमन लेके चलते थे, करते थे ना, सेम यहाँ पे भी फंडा हम लोग अप्लाई करेंगे। मेरा मन कर रहा है अल्फा बाई 2 ले लेने को, चलो ले लेता हूं मैं। तो पहले ये R रखो, OB कौन सा ट्रायंगल यार, इन ट्रायंगल AOB की बात कर रहा हूं, कौन सा AOB में, AOB में हमारा क्या है OB अपॉन OB अपॉन में OA OB हो गया ये और OA हो गया ये, कोई डर की बात बिल्कुल नहीं है हमारी। तो एक बात बताओ, तो OA क्या है हमारा, हाइपोटेनस है ना, OA क्या है हाइपोटेनस, कैसे पता किया भाई कि ये हाइपोटेनस है, तो याद रखो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। ऐसा ट्रायंगल ये बन रहा है क्या, कुछ देखो जरा सा मैं इस ट्रायंगल को बना के दिखाता हूँ, ये हो गया, एक मिनट रुको, ये इस तरह ट्रायंगल बन रहा है बल्कि, तो ये हमारा हो गया O A और ये क्या हमारा B, ये चीज R दिया हुआ है, यही कॉमन है हमारा। ये OB क्या है मेरे को क्या मालूम, उससे का काम भी नहीं हमारे लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, OB यहाँ पे अल्फा है, अल्फा बाई 2 है हमारा, ठीक है। तो ट्रायंगल में हम लोग को एक सामने वाला दिख रहा है, सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ा होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ये 90 के सामने वाला क्या हो गया हाइपोटेनस, ये हमारा हाइपो हो गया, तो हाइपोटेनस। P बाई एच कौन सा रेशियो हमको P बाई एच देता है, कौन सा रेशियो हमको P बाई एच देता है, तो साइन देता है, साइन ही तो देता है ना, साइन, और एंगल क्या है अल्फा बाई 2, ठीक है। तो देखो यार OB हम लोग को पता है वो R था, तो साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू R अपॉन में OA, तो OA क्या हो गया हमारा R साइन अल्फा बाई, नहीं ये नीचे गया होगा, तो कॉसेक अल्फा बाई 2, कॉसेक अल्फा बाई 2 कैसे किया एक बार फिर से ध्यान देना। साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू R अपॉन में OA, हम लोगों ने क्या बोला था कि OA को कॉमन ले लो, OA को क्या ले लो कॉमन ले लो, OA को कॉमन ले लो, ठीक है। तो जब OA ऊपर गया होगा तो ये साइन थीटा नीचे गया होगा, ये ऊपर गया और साइन थीटा क्या आया नीचे आया, तो नीचे साइन अल्फा बाई 2 हुआ होगा, 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक लीजिए, यानी कि ये हम लोग को OA के बारे में पता चल गया। अब आगे देखिए, हम लोगों ने क्या समझा कि एक कॉमन लेना था OA, क्यों, अच्छा क्यों कॉमन लिया OA को, क्योंकि तीनों ट्रायंगल में ये OA था, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ ये चीज रिलेट देगा। तो पहले हम लोगों ने अल्फा बाई 2 पता किया, फिर उसके बाद पता किया कि अच्छा हमें एच पता करना है ना, तो कैसे भी हम लोग इस टर्म को पता कर ले रिलेशन में। तो जितने भी क्या कहते हैं वेरिएबल्स वाले चीज होते हैं वो सबके सब रिलेशन को फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं रिलेशन को। तो आपको कैसे भी रिलेशन जनरेट करना था और खासा कुछ नहीं करना था। OA हम लोग को पता चल गया है, OA इज इक्वल टू R कॉसेक अल्फा बाई 2, बहुत सही बहुत सही। अब देखो फिर से यहाँ पे हम लोग को बीटा दिख रहा है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा, ये OAD, इस ट्रायंगल में आपको ये OA दिख रहा है, यही हम लोग को पता करना था H। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा बीटा है, ठीक है। तो OA ये OD अपॉन में OA, ठीक है। ये क्या है भाई
ये क्या कहते हैं, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये 90 के सामने वाला हमारा हाइपोटेनस होता है, तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कौन सा हम लोग को देता है रेशियो, साइन, और ये हमारा बीटा है। बहुत सही। चलिए अब इसमें हम लोग बस सिर्फ और सिर्फ हमारा कैलकुलेशन रह गया और कुछ नहीं रह गया है। हम लोग को ओडी पता करना था, ओडी इज आवर एच, और ओए तो हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया हुआ है, तो उसमें कोई डर की बात नहीं है। एच इज इक्वल टू ओए ऊपर जाएगा इंटू में साइन बीटा, ठीक है। ओए अभी हम लोगों ने पता किया था आर कॉसिक अल्फा बाई 2 इंटू में साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा, ये हमारा एच हो गया। अब बोलो जरा सा सोचो कैसे हम लोग पता करेंगे कि यही हमारा आंसर है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें पता नहीं होता कि आंसर हमारा क्या है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स में पता है तो है नहीं, डिजिटल वैल्यू पता है नहीं हम लोग को कि 1 होगा 2 होगा, तो हम लोग इस कंक्लूजन पे नहीं आ पाते कि हमारा आंसर क्या है। देखो आंसर वो चीज होता है जब आप सबके सब की वैल्यू जानते हैं। क्वेश्चन देखो समझना, क्वेश्चन हम लोग को बीटा दिया है, ठीक है, यानी साइन बीटा हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन में जो चीज दिया है अगर उससे रिलेटेड आप आंसर लेके आ जाते हो वही आपका आंसर होता है। क्वेश्चन में जो चीज दिया है उससे रिलेटेड अगर आप आंसर लेके आते हो वही हमारा वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन में आंसर होता है। ये वेरिएबल वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें हमारा आंसर होगा। तो बीटा दिया था तो साइन बीटा पता कर लेंगे, अल्फा दिया था तो अल्फा बाई 2 का कॉसेक पता कर लेंगे, आर पता कर लेंगे। यानी कि ये सब के सब जो तीनों के तीनों हैं ये नॉन क्वांटिटी है। नॉन मतलब क्या, जाना पहचाना है। सो हम लोगों ने जाना पहचाना पता कर लिया, सो एच इज आवर आंसर इन दिस टर्म। और यही मेरे ख्याल से प्रूफ भी करना था, जो कि हमारा प्रूफ ओके। स्क्रीन पे आप एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। देखो ग्राउंड पे एक पॉइंट था हमारा, ए पॉइंट था, यहां से एक जेट को देखा गया, जेट फाइटर था। फाइटर प्लेन है तो पक्की सी बात है कि वो आसमान में ही उड़ रहा होगा, जमीन पे तो चलेगा नहीं। तो देखो यहाँ पे जब हम लोगों ने लाइन ऑफ साइट को जब यहाँ पे ऐड किया, तो जब लाइन ऑफ साइट हमारा ऐड हो गया और एक हॉरिजॉन्टल होगा, तो कंस्ट्रक्शन आपको आनी चाहिए किस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पे ये बोला कि 60 डिग्री का इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था। बहुत सही। यहाँ पे हमारा जेट फाइटर का जे था। चलो बोला कि आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग का क्या हुआ 15 सेकंड बाद एरोप्लेन ना डिस्प्लेस हुआ, तो हमारा एंगल कितना बन गया है 30 डिग्री। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी सवाल है कि हमारा एंगल 30 बना है, तो बताओ तो ये एंगल इधर गया होगा तो 30 बना होगा कि उधर गया होगा? तो डेफिनेटली इस बात है इधर आया होगा हम लोग का, तो ही 30 डिग्री बना है। इसका मतलब एरोप्लेन का मूवमेंट किधर है, इस तरफ। यही इस सवाल में आपको समझना था। इस सवाल को मैंने इसलिए बोला कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आपको समझना है 15 सेकंड इधर बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है, कहीं पे भी बढ़ सकती है, लेकिन एक्चुअली में हमको एंगल बता रहा है कि वो किधर बढ़ा है। डेफिनेटली एंगल हमारा कम हुआ है, तो इसका मतलब कि एरोप्लेन हमारा कहीं यहां पर पहुंचा होगा। और देख लो ये हॉरिजॉन्टल है, हाइट सेम ही होगा इनका, तो हम लोगों ने हाइट यहाँ पे रख दिया। तो ये कितना बन गया भाई, 30 डिग्री बन गया। बहुत सही, बहुत सही। अब हम लोग से बोल रहा है कि if the jet is flying at the speed of 720 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच द जेट इज फ्लाइंग। जेट जो हम लोग का उड़ रहा है उसका कांस्टेंट हाइट पता करना है। हाइट क्या है, कांस्टेंट हमारा, तो ये हाइट हम यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ पे भी मैं रख लेता हूँ। 90 बन रहा है, 90 बन रहा है। जब एरोप्लेन इधर गया है तो वो 720 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया है, और कितने सेकंड तक ये चला है भाई, तो 15 सेकंड तक। सवाल में ये दो डाटा देने का कारण क्या है? देखो पहले अगर आप बनाओगे ना, फर्स्ट टाइम बनाओगे, तो आपको एक्चुअली में पता नहीं चलेगा कि ये डाटा क्यों दिया था। ये डाटा इसलिए दिया था आपको ये डिस्टेंस पता करने के लिए, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, जो भी डिस्टेंस होगा वो पता करने के लिए हम लोग को ये डाटा दिया गया है। तो हम लोग पता कर लेंगे यार स्पीड हमारी कितनी है, बताओ तो 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा इसको मीटर पर सेकंड में हम लोग कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड में करने का मोटो क्या है हमारा, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो सेकंड में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 720 को मीटर पर सेकंड में करने का 5/18, ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सवाल आते हैं एक्चुअली में, और ये डेफिनेटली बहुत केसेस में आते हैं, और ये आपको तो आना ही चाहिए। तो हमारा स्पीड हो जाएगा ये 8 चौका 40, और ये हमारा हो गया 200 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हमारा जो एरोप्लेन है वो चल रहा है।
तो डिस्टेंस कितना क्या होगा यार, इस इंटू में टी, तो हमारा 200 गुना में टाइम कितना है 15, ये इतना मीटर हमारा चला होगा, तो कितना हो गया 3000 मीटर एरोप्लेन जो है वो मुड़ गया होगा। ये हमारा 3000 मीटर गया होगा, इतना आगे बढ़ गया। अब तो सवाल यार ये बहुत आसान हो गया सवाल, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग को निकालना क्या था, डिस्टेंस, इसीलिए इतना ज्यादा तामझाम इसने किया हुआ था। ठीक है, अब तो ये सवाल बहुत आसान, इसके पीछे हम लोगों ने किया था ना, सिंपल क्या करते हैं भाई, एच मानते हैं तो इसको भी एच मान लो। ठीक है, ये एच तो ये भी एच होगा, इसको अपन एक्स मान लेते हैं। हमारा हमेशा मॉडस ऑपरेंडी क्या होता है भाई, मतलब बनाने का तरीका क्या होता है कि कोई भी एक कॉमन उठा लेते हैं। तो मेरे को कॉमन यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है, कांस्टेंट हाइट के बारे में पूछ रहा है, वो हाइट पूछ रहा है। तो ये, तो इस तरह से इक्वेशन को जनरेट कीजिए कि हमारा इक्वेशन में एच रहे। फिर से सुनिएगा, इक्वेशन को उस तरह से जनरेट करो कि हमारे इक्वेशन में एच रहे। तो हम लोग ये भी हमारा क्या है, एच है। चलो, तुम कोई भी तरीका से बना सकते हो, जो भी तरीका होगा सब चलेगा। ए जे, इसको जे डैश मान लो, यहाँ पे एरोप्लेन बढ़ गया है तो जे डैश हो गया, यहाँ पे एल ले लो, लैंड है तो एल ले लिया, और इसको भी हम लोगों ने एल ले लिया। तो दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ए जे एल और एक ए जे डैश एल। कुत्ते से परेशान मत हुई, उनकी आवाज आएगी, ईयरफोन आपने लगाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इन ट्रायंगल ए जे एल की मैं बात कर रहा हूं, ए जे एल, ये दिख रहा है ना ट्रायंगल। तो इसमें देखो, ये एच हुआ और ये हमारा एक्स हुआ, ये भी दोनों को ना पिक्चर में लेके आना है। और ये कौन देगा भाई, तो टैन देगा, और टैन कितना है यहाँ पे, हर बार देख भाई, हर बार हम लोग यही काम कर रहे हैं, हर बार, कुछ उससे अलग नहीं करना है। वही मैं बता रहा हूँ ना, वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर है। इसको ऊपर बेचा तो h इज इक्वल टू एक्स tan 60 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 1 लो। अब ट्रायंगल किस में आ जाएंगे हमारा, इन ट्रायंगल ए जे डैश और एल डैश, इसको ले लो, जे डैश और एल डैश, नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम में घबराना नहीं है। तो देखो, ये हमारा एच हुआ, और नीचे क्या, फिर से लिखने का देखो तरीका क्या है, ए से एल गए होंगे तो एक्स गए होंगे, फिर एल से एल डैश गए होंगे तो 300 मीटर चलेंगे, लिख लिया, बहुत सिंपल। ये कौन सा रेशियो देता है, टैन देता है, और यहाँ पे टैन है कितना 30, इस वाले ट्रायंगल 30। फिर से एच को हम भी मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि मेरे को एच आसान लग रहा है बनाना, तो एच से ही मैं मान के चल रहा हूं हमेशा। देखो, ये वाला चीज ऊपर गया होगा, तो टैन 30 डिग्री, और ब्रैकेट लगा के इनको सबको एक बना लो, प्लस में 3000 मीटर। इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन 1 में h है LHS में, इक्वेशन 2 में भी h है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मैं इरेज को क्या कर लेंगे हम लोग, सेम करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को x tan 60 दिख रहा, और इक्वल टू क्या दिख रहा भाई, यहाँ पे tan 30 ब्रैकेट में, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, पिक्चर तो आपको दिख गया होगा कि किस तरह का हमारा पिक्चर है, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपने नोट भी किया होगा, और नोट करके आप खुद से बनाए भी होंगे बहुत सारे लोग। सो x प्लस में 3000 मीटर। अब देखो क्या करो, x को पता कर लेते हैं हम लोग, चाहे पहले वैल्यू पुटिंग कर दो सबको, x इंटू में tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन में √3, x प्लस में 3000 मीटर, ये √3 को इधर भेज दो, तो क्या हो गया होगा, 3x हो गया होगा, √3 इंटू में √3 इज इक्वल टू 3, फिर बराबर में x प्लस में 3000 मीटर, यहां पे हमारा 2x इज इक्वल टू 3000 मीटर। अच्छा, ये 2x कैसे आया भाई, ये वाला चीज इधर भेज दिया हम लोगों ने, x क्या हो गया, ये देखो, ये 1500 हो जाएगा, 1500 मीटर। x पता कर लिया हम लोग को, क्या पता करना था, हाइट पता करना था। तो सिंपल सा, एक ये वाला पता है ना, इस जगह पे पुट कर लो, इस जगह पे पुट कर लो, वो तो आता ही है हमें। सो h इज इक्वल टू x tan थीटा था ना, तो x 1500 गुना में tan 60 था हमारा √3। ये मेरे को आंसर इसका याद है, 2596 आता है मेरी, तो देख लेता हूँ, ये 2598 आता है, 2598 आ जाता है, इतना ये मीटर आंसर होगा इसका। बहुत आसान क्वेश्चन यार, बिल्कुल बहुत ही आसान, कोई इसमें डरने की। क्वेश्चन ये बोलता है कि 2 men आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ टावर। ठीक है, एक टावर है, ठीक है, उस टावर के अपोजिट साइड पर
दो आदमी खड़े हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमारा टावर हो गया, तो डेफिनेटली इसका हाइट होगा, इसके अपोजिट साइड पे दो आदमी खड़े हैं, कोई डर की बात है नहीं हमारे पास। बोले कि द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर एज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन। हमसे बोल रहा है कि जब हम लोग इस टावर के टॉप को देख रहा था दो आदमी, तो एक आदमी को लग रहा है कितना भाई 45 डिग्री ना, एक को लग रहा है 45 डिग्री और एक को लग रहा है 30। तो किसी को भी तुम 30 मान लो, 45 मान लो, ऐसा तो इसमें कुछ स्पेसिफाई किया नहीं, ये मेरे को आगे बढ़ाना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा स्पेसिफाई किया नहीं है, तो आप किसी को भी मान लो, मेरा मन कर रहा है ना कि इसको मैं 30 मानूं, और ये देखो ज्यादा इस तरफ झुका हुआ है तो इसको 45 मान लो, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर फैला हुआ लग रहा है तो इसको 45 मान लेते हैं, और ये थोड़ा ज्यादा झुका हुआ लग रहा है तो इसको 30 मान लेते हैं, ठीक है। ये टावर का हाइट दिया हुआ है, टावर का हाइट दे रखा हुआ है इसने 50 मीटर, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये जो आदमी खड़े हैं इन दोनों के बीच में अगर ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। सिंपल सा दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे अब दिखवाता हूँ, ए बी, इसको एल और एम, ठीक है, अब दिख रहा होगा, एक ए एम एल अमल और दूसरा बी एम एल बीमल। तो अमल और बीमल दो आपको दिख रहे होंगे लोग, तो यहाँ पे अमल का एक ट्रायंगल दिख रहा है और बीमल का एक ट्रायंगल दिख रहा है। अमल की बात करो, अमल के पास 50 है, बीमल के पास भी 50 है, तो इसको कोई सा भी मानो ना, एक्स मान लो इसको, चलो ये एक्स हुआ होगा तो ये हमारा वाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा एक्स पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले 50 बट्टे में, ये अमल भाई की बात चल रही है, तो यहाँ पे 50 और नीचे हो गया x, ये कौन देता है भाई, तो tan 45, ठीक, एक ये यहाँ पे मिला, और दूसरा देखो बीमल के पास भी 50 और यहाँ पे y, ये है हमारा tan 30। तो देखो x अगर हम लोग को पता करना होगा तो इसको उधर भेज दो और इस वाली चीज को नीचे, तो x इज इक्वल टू, ध्यान देना, x को ऊपर भेजा, ठीक है, तो x इंटू में tan 45 हुआ होगा, और ये 45 नीचे आया, तो 50 बटे में tan 45, tan 45 एक की इक्वल होता है, तो 50 बटे में एक, यानी कि ये 50 मीटर हो गया। तो हमारा x कितना हो गया भाई, 50 मीटर। ये देखो फिर से चीज y ऊपर, तो y इज इक्वल टू 50 बटे में tan 30 डिग्री, tan 30 1/√3 और √3 ऊपर चला गया होगा तो 50√3। ये हमारा कितना हो गया भाई, y हो गया 50√3। ए बी का डिस्टेंस अब पता चल गया क्या, ए बी इज इक्वल टू 50 प्लस में 50√3 इज इक्वल टू 50, कॉमन लो, अब ये तो कैलकुलेशन आपको आता होगा, 1√3। एंगल ऑफ एलिवेशन के हम लोगों ने बहुत से सवाल किए, अब जरा एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी आप सवाल देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 30वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर टॉल लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस समझते हो ना, बीच वगैरह पे कहीं जाओगे तो लाइट जली रहती है, वहां से इधर उधर जलते रहता है, वो नाव वगैरह जो चलाते हैं ना उनके लिए होता है, उनको डायरेक्शन देता है। तो एक लाइट हाउस है, इतना मीटर लंबा और कितना टॉल है भाई, 75 मीटर टॉल, 75 मीटर टॉल। बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप ऑन द सेम साइड। देखो एक यहाँ पे शिप था हमारा और एकदम ठीक पीछे यहाँ पे एक है, दो शिप हो गया हमारे पास, और बोल रहा है कि इन दोनों को देखने में क्या क्या लग रहा है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसने बताया है, एक में 30 डिग्री लग रहा है, एक में 45 डिग्री लग रहा है। पहले तो हम लोग लाइन ऑफ साइट को जोड़ते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ साइट हम लोगों ने जोड़ दिया, यहां पे बंदा खड़ा होकर देख रहा होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं क्योंकि इसमें आपको पहले तो पता करना होगा कि एंगल बनेगा कहां से। एंगल जब भी बनता है तो हॉरिजॉन्टल से बनता है, इससे कोई मतलब नहीं होता, हॉरिजॉन्टल से बनता है। एक बात बताओ, इस वाले को देखने में ज्यादा आंख फाड़ना पड़ा होगा कि इस वाले को देखने में, ऑब्वियस ही बात है, इसका लाइन ऑफ साइट देखो और इसका, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, कम है, तो ये हमारा 30 वाला हो गया, 30 45 है ना, ये हमारा 30 वाला हो गया, ठीक है। यहां पे जो खड़ा होगा इस वाले शीप को देखने में इसको ज्यादा आंख फाड़ना पड़ा होगा, तो यहां पे हमारा 45 है। सिंपल एंगल नोटेशन हो गया, अब तो सारा कहानी खत्म। देखो तो
ये दो पैरेलल लाइंस, ये दोनों क्या है पैरेलल लाइंस, इनके बीच में एक ट्रांसवर्सल आया, तो ज्योमेट्री क्या कहता है ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के क्या होगा इक्वल होगा, तो ये भी 30। अच्छा ये वाला 45 है तो ये भी क्या होगा हमारा 45 ही होगा, यहाँ पे 45। देखने से भी आपको लग रहा है कि इसमें ज्यादा फाड़ना पड़ रहा है, इसमें कम करना है, तो हो गया। अब ये तो भैया हमको शुरू से ही सवाल आते हैं, किसी को भी x मान लो, इसको सपोज कीजिए x मान लेते हैं, और इस वाले को क्या हम लोग मान लेते हैं y, ठीक है। इस वाले को y मान लिया, इस वाले को x मान लिया। चलो सिंपल सा इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। ये a b c एंड d इन ट्रायंगल ABD, ABC की बात करते हैं, ABC में, ABC में जरा सा देखो 75, जरा सा नहीं आप पूरा ही देखिए, 75 अपॉन में y, ये हमारा कितना हो गया tan 45, तो y हमारा क्या हो गया tan 45 1 होता है, तो y भी हमारा 75 मीटर, यानी कि इसकी वैल्यू पता चल गई, ये हमारा 75 मीटर होगा। चलो इन ट्रायंगल ABD की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABD, फिर से वही 75 अपॉन में क्या x, अपॉन में क्या होगा x होगा, चलो x इज इक्वल टू tan 30, ठीक है। तो हमारा x क्या हो गया, ये देखो ये 1/√3 था, तो √3 ऊपर आएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 75√3 मीटर, ये हमारा x का वैल्यू है। ये चीज पता चला 75 मीटर, और ये क्या 75√3 मीटर, और ये हमारा 75 मीटर। सवाल क्या पूछ रहा है, अब जो पूछेगा हम लोग बता देंगे। बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शीप्स, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला पूछ रहा है, यानी कि CD। क्या पूछ रहा है CD जो है ये CD प्लस में BC, CD प्लस में BC, यही मिलके तो बना होगा BD, ये पूरा वाला सेक्शन, ये वाला छोटा सेक्शन और ये वाला छोटा सेक्शन, ये मिलके क्या बने होंगे बड़ा वाला BD। अरे नहीं समझ पा रहा, देखो देखो देखो, B से C गए होंगे, फिर ऐड किया होगा C से B की तरफ, दोनों को लिख दिया, तो इस पूरे में कितना चल गए होंगे x चल गए होंगे, वही तो मैंने लिखा। CD पता करना है तो CD को ऐसे ही छोड़ो, BC क्या हमारा आया था 75, और BD क्या हुआ है 75√3, 75√3 माइनस में 75, तो हमारा आंसर हो गया 75√3 माइनस 1 मीटर। So this is the value of our CD, और you can say the distance between the two sheets, दोनों शीट के बीच में इतना का डिस्टेंस होगा। तो हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा, ये दोनों के दोनों अलग अलग देखे। अब सवाल में आएगा दोनों के दोनों साथ में, मैंने बोला था कि दोनों को कंबाइन करके एक सवाल देखो। इस सवाल में बढ़िया सवाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको डिजिट्स नहीं दिया हुआ, यहाँ पे वेरिएबल, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना बैलून वाला, सेम बैलून वाला भी कहानी यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा। तो पहले डरना नहीं है, ठीक है, एकदम बोलते हैं ना पहले तो घबराना नहीं आपने, तो घबराइए मत, मैं जो धीरे धीरे बोलूंगा वो पढ़ते चलो और सुनते चलो और देखते चलो, खुद से बनना तो बनाओ, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दोबारा भी दिखा होगा। तो देखो, फ्रॉम अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, एक खिड़की थी, कितना भाई ऊंचा, तो 8 मीटर ऊंचा, ठीक है, 8 मीटर ऊंचा हमारा एक खिड़की था, वहां पे आदमी खड़ा था। इसने एच को थोड़ा छोटा ही हाइट में रखते हैं हम लोग, इसको बौना रखो, ये एच हो गया, ठीक है। अब आपसे बोलता है क्या कि फ्रॉम अ विंडो ऑफ अ हाउस इन अ स्ट्रीट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ अ टॉप एंड द बॉटम ऑफ द अदर हाउस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट आर थीटा एंड फाई। ये बिल्डिंग था, इसके अपोजिट साइड में एक बिल्डिंग था, जाहिर सी बात है बिल्डिंग बड़ा होगा तभी टॉप पे देख रहा है और बॉटम पे देख रहा है। जब इसने टॉप पे देखना चालू किया, यानी कि फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसका लाइन ऑफ साइट ऐड करेंगे, तो लाइन ऑफ साइट यहां पे हम लोगों ने बनाया ऐसे, ठीक है। ऊपर देखा एक बार और एक बार कहां देखा, नीचे देखा, ठीक है। तो जब हम लोगों ने देखा ऊपर, जब हम लोगों ने ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना था, थीटा, और जब नीचे देखा था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना था, हमारा फाई बना था। बिल्कुल सही, एक एक को पढ़ पढ़ के हम लोग लिखते चलेंगे। यहाँ पे भी इसको जोड़ दो, जमीन बन गया। ये कुछ घर टाइप का वो दिख रहा है, घर है क्या है जो भी नहीं पता। अच्छा ये एच है तो ये भी क्या होगा, एच होगा डेफिनेटली, बिल्कुल। अब क्या बोल रहे हैं हमसे कि शो दैट दी
हाइट ऑफ अपोजिट साइड इज इतना, यानी कि हम लोग को ये पूरा बड़े से घर के बारे में बताना, तो पूरे बड़े घर को हम लोग h मान लेते हैं, इतना कर सकते हैं। फिगर ध्यान में रहना चाहिए आपके, मैं फिगर को यहीं पे रखता हूं, जो भी कैलकुलेशन होगा नीचे मिटा मिटा के हम लोग करते रहेंगे। सिंपल सी बात है, h पता करना है, इस वाली चीज को x मानो, समझ रहे हो, हर बार हम लोग x मान रहे हैं, तो कोई इसमें डरने की बात बिल्कुल नहीं। चलिए आइए, दो ट्रायंगल दिख रहा है कोई सा भी, एक A मानो, B मानो, C मानो, D मानो और E कर लो। चलो भाई, हमें अभी क्या पता करना है, h पता करना है, कोई बात नहीं। अच्छा ये x, तो ये भी क्या x, ये भी हमारा सेगमेंट क्या हो गया, x हो गया होगा। चलो तो अब जरा सा क्वेश्चन को देखो, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं क्या, एक ABC दिख रहा होगा, ABC दिख रहा होगा, A हो गया, B हो गया और C दिख रहा होगा, और दूसरा एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ACD, दिख रहा। ऐसा तो सवाल बहुत बार उखाड़े हुए हो। यहाँ पे हमारा कितना हो गया भाई साहब, थीटा, और ये हो गया हमारा फाई। बिल्कुल कोई सा भी ट्रायंगल हो, मेरा मन कर रहा है इन ट्रायंगल, हम लोग को हाइट बताना, तो ऐसा हम लोग लेंगे कि पिक्चर में हमारी हाइट रहे, तो इन ट्रायंगल एबीसी में हम लोग आते हैं, एबीसी में हम लोग आते हैं। एबीसी में हम लोग को क्या दिख रहा है भाई, tan थीटा दिख रहा, tan थीटा लेंगे तो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो tan थीटा में हम लोग को क्या दिखना चाहिए भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर बीसी। अच्छा अच्छा अच्छा, बीसी का क्या कार्य, मैंने क्या बोला था कि एक बार माइनस वाला भी आएगा। देखो ये पूरा हमारा h है और ये छोटा वाला h है, नहीं समझ में आ रहा तो आप डिजिटल ही लो, क्या बोला, वेरिएबल नहीं समझ में आया तो डिजिटल ले लो। ये 10, ये वाला हमारा 3, तो ये कितना होगा समझना, ये पूरा लेके हमारा 10 है, ठीक है, ये पूरा 10 हो गया हमारा, ये हमारा 3 हो गया, तो ये कितना 7, इसका मतलब क्या 10 में से 3 घटाए, तो भाई जब ये पूरा का पूरा h है और इसमें से छोटा सा सेगमेंट जो है वो छोटा वाला h है, तो ये क्या होगा हमारा, बड़े में से छोटे को घटा दिया, यही तो होगा हमारा BC। अब आसानी से हम लोग रख लेंगे, BC क्या हो गया, h माइनस h अपॉन x। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, x को मान के चलेंगे, तो x क्या हो जाएगा, ये ऊपर और ये वाला नीचे, सो x इज इक्वल टू h माइनस h कॉट थीटा। कैसे कैसे कैसे, ये ऊपर गया होगा और ये tan थीटा नीचे आया, तो हुआ क्या 1 अपॉन में tan थीटा, 1 अपॉन में tan थीटा क्या होता है कॉट थीटा। ये एक इक्वेशन जनरेट हो गया। चलो दूसरा ACD में, इन ट्रायंगल ACD में, ACD में कोई डर की बात नहीं, ACD में, तो ACD में भी हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया भाई, ये वाला CD वाला, CD तो यहाँ पे दिया ही हुआ है h अपॉन हमारा ये बेस हो गया AC, तो AC बेस है तो इसको x ही लिया, और ये किसके इक्वल है, तो tan फाई के इक्वल है। अरे थीटा फाई क्या है, एंगल ही तो है, 20 रहता तो हम लोग कर लेते हैं, तो ये जब नहीं पता तो नहीं कर लेंगे क्या, बिल्कुल कर लेंगे। तो x को देखो क्या कर लेंगे हम लोग, x ये ऊपर गया, ये वाली और ये वाला चीज नीचे आएगा, ठीक है, तभी तो हम लोग x को अकेला कर पाएंगे। सो x से क्या हमारा बना, h कॉट फाई, ये हमारा बन गया। तो दो इक्वेशन आ गए, x इज इक्वल टू h कॉट फाई। एक बार ध्यान से आप लोग देख लो, क्योंकि मैं अब फिगर को मिटा, ये x दोनों सेम, यानी कि ये जो इक्वेशन है इनका RHS क्या हो गया होगा, सेम हो गया होगा, h माइनस h कॉट थीटा इज इक्वल टू h कॉट फाई। हम लोगों को क्या पता करना है, ये वाले को पता करना है, इसको पता करना है, ठीक है, तो इसको पहले हम लोग निकालते हैं, DL लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सब जगह, तो ये हो गया h कॉट थीटा माइनस में h कॉट थीटा, सेम ये हो गया h कॉट फाई। h को ऐसे ही छोड़ दो, कॉट थीटा, और इस वाले को उधर भेज दो, ये h कॉट फाई प्लस में h कॉट थीटा बन गया, सही बिल्कुल। अब h को ऐसे ही रख दो, ये वाली चीज को नीचे लेके आ जाओ, तो हमारा क्या बनेगा, h कॉमन अगर हम लोग ले लेते हैं तो कॉट फाई प्लस में कॉट थीटा, ये वाला चीज नीचे आया था, दिख रहा है ना बढ़िया से, देख लो, इसको मैंने क्या किया, उधर भेज दिया, और ये वाले कॉट थीटा को नीचे लेके आ गया, तो कॉट थीटा हो गया। कटने लायक कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल कटने लायक दिख रहा है। अगर हम लोग इसको सब जगह बांट देंगे तो ये वाला चीज तो बच जाएगा, ये वाला कट जाएगा, देखो कैसे हुआ होगा, h इधर रखा, ये हमारा कॉट फाई अपॉन कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में कॉट थीटा,
समझ में आया? ये कट गए होंगे आपस में, कट के बन गया होगा 1। इनमें कुछ कटने लायक है क्या? इनमें कुछ नहीं कटेगा। पूछो क्यों? क्योंकि थीटा अलग चीज है और फाई अलग है। थीटा कुड बी एनीथिंग एंड फाई कुड बी एनीथिंग। तो आप इनको कटाओगे कैसे? सेम थोड़े ना है। तो इनको आप ऐसे लिखोगे। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया? h तो था ही, ब्रैकेट में यहां पे ये 1 हुआ तो 1 को 1 लिखा, प्लस में ये चीज देखो, cot फाई को cot फाई लिखो, cot फाई को cot फाई ही, cot थीटा है तो ये एक्चुअली में लिखा क्या है? ऐसे तो लिखा हुआ है ना, cot फाई मल्टीप्लाई में 1 बाई में cot थीटा, और 1 बाई cot थीटा क्या होता है? tan थीटा तो होता है, लोगों ने tan थीटा कर दिया। क्या यही चीज है? अब कैसे पता करेंगे कि ये आंसर है? तो देखो, थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा निकालेंगे, फाई दिया हुआ है तो फाई निकाल लेंगे, h दिया हुआ था तो h निकालिए। इसका मतलब कि सब के सब हमारे जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को नोन है, पता है, भले डिजिटली नहीं पता है लेकिन हमें पता है। तो इस हिसाब से हमारा h आंसर है, और यही शायद प्रूव करना था। सवाल की ये इस लेक्चर का आखिरी सवाल होगा। इस सवाल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो इसलिए मैंने इसको रखा है, कोई ज्यादा हाईफाई क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये बोलता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव द लेक इज अल्फा। देखो, झील था हमारा, ठीक है, तो लेक मतलब मेरे ख्याल से झील ही होता है। झील था हमारा, ठीक है, हम लोगों ने किया उससे h हाइट पर एक क्या है? आदमी खड़ा है। अच्छा, एक पॉइंट है, ठीक है, उस h हाइट पर एक पॉइंट है। वहां से जब वो देखता है ना क्लाउड को, ठीक है, जो जब क्लाउड को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? क्लाउड है तो ऊपर ही होगा पक्का सा, इसके बगल से तो गुजर नहीं रहा होगा, ऊपर ही होगा। तो देखो, यहां से ऊपर देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट जोड़ेंगे। मैं जो बता रहा हूं उसके सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूं, हर बार क्या कर रहा हूं? लाइन ऑफ साइट जोड़ रहा हूं तब एंगल लेके आ रहा हूं, ठीक है। सवाल ऐसे पढ़ते हैं, इसी तरह से डिपिक्ट करते हैं। लाइन ऑफ साइट जोड़ा, एक हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल से ही हमारा क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो ये हमारा एंगल कितना बन रहा था? अल्फा। बहुत सही। फिर क्या बोल रहा है भाई? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। बादल है तो बादल का मान लो ये इतने हाइट पे होगा बादल, इसका रिफ्लेक्शन बन रहा है तो रिफ्लेक्शन अंदर होगा, नीचे में पानी के अंदर रिफ्लेक्शन बन रहा होगा। इसको जब इसने देखा ना तो बीटा का बन रहा है। क्या बन रहा है? बीटा बन रहा है हमारा। बीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है? बीटा बोल रहा है। ये h है तो ये भी हमारा क्या हो गया? h हो गया। और क्या सवाल में बोल रहा है? हमसे पूछ रहा है हाइट ऑफ क्लाउड। हाइट ऑफ क्लाउड बताना है, ग्राउंड से ही हाइट ऑफ क्लाउड क्या होगा। तो ये अगर h हो गया हमारा, तो इससे ही हमें बताना है। सवाल में कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं है। एक बात बताता हूं, अगर ये पूरा का पूरा h तो ये कितना होगा? ये पूरा का पूरा h और ये छोटा h तो ये कितना? h माइनस h, ठीक है। और एक और बात सुनो, प्लेन मिरर आपने तो पक्का दिया होगा ना, जो ऑब्जेक्टिव होती है उसका एग्जाम, उसका दिया होगा तो आपको पता होगा कि प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर, उसमें जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों सेम होता है। यानी कि ये एक तरह का मिरर ही बन रहा है ना, रिफ्लेक्शन कर रहा है तो ये भी एक तरह का क्या है? मिरर ही है। रिफ्लेक्शन कर रहा है तो ये भी मिरर ही कर रहा है। तो अगर ये h है पूरा का पूरा, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर h है तो इमेज का भी डिस्टेंस क्या होगा? h होगा। तो हमें पता चल गया इस ट्रायंगल के हिसाब से, ट्रायंगल का कुछ भी नाम रखो, ए बी सी और इसको डी रख लो, चलो ना, डी रख लिया आप लोगों ने। अब पता चल गया क्या कि ए बी सी में हमारा ये h माइनस h है और ये वाला चीज तो x मानते ही है, यहां से यहां ए सी, ठीक। अब इस ट्रायंगल की बात करो ए सी डी, इस ट्रायंगल में ये क्या हो गया? पूरा का पूरा h प्लस h, ठीक है, और ये हमारा x। तो देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में तो tan हमारा अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू h माइनस h अपॉन x। तो हम लोग x को कर लेंगे कांस्टेंट, तो x इज इक्वल टू व्हाट? h माइनस h, ये मैं मिटाऊंगा, cot अल्फा, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू पता चल गया। अब देखो इस ट्रायंगल की बात करो ए सी डी की, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में क्या हुआ होगा? tan बीटा, tan बीटा लिया तो p हमारा ये, अच्छा ये कितना होगा? h यहां से चले फिर उसके बाद छोटा वाला h चल रही है, तो h जब चला
तो चला, फिर उसके बाद छोटा वाला h भी चल गया, यानी कि उसको ऐड कर दिया, सिंपल। और नीचे हमारा x क्या है, ये x, तो x की वैल्यू क्या होगी, h माइनस h प्लस h इंटू में कॉट बीटा। कॉट बीटा कैसे आया, ये नीचे आएगा तो उसको हम लोगों ने कॉट बीटा लिख लिया। x की वैल्यू 2 आ गई है, मैं इरेज करके इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर सेम। इट मींस क्या कि h माइनस h कॉट अल्फा इज इक्वल टू h प्लस h कॉट बीटा। ठीक है, तो मैं इन वाले को सेम कर देता हूं, तो h माइनस h, इसे नीचे लेके आ जाता हूं h प्लस h, और इस चीज को नीचे लेके चला जाता हूं, तो कॉट बीटा अपॉन में कॉट ऑफ अल्फा। आप इसको क्या करो ना, इसको tan अल्फा लिख सकते हो और इसको tan बीटा लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, tan में ही बताना ना हमें आंसर, हाँ tan में बताना। तो इस चीज को हम लोग tan बीटा लिख सकते थे और इस चीज को tan अल्फा लिख सकते हैं। कैसे, रेसिप्रोकली तो होते हैं ये दोनों। तो देखो इसको ऊपर भेजो और इसको भी ऊपर भेजो, सो h माइनस h tan अल्फा इज इक्वल टू h प्लस h tan बीटा। समझ में आ रहा है, स्पीड तो नहीं है ना, धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। देखो ये वाला चीज यहाँ पे, ये वाला चीज यहाँ पे, सो h tan अल्फा माइनस h tan अल्फा, इतना तक तो तुम लोगों ने भी किया होगा। और ये इधर गया, ये इधर गया, सो h tan बीटा प्लस में h tan बीटा। क्या किया जा सकता है यार, इनको इधर भेज दे, किनको इधर भेजना है, इन महाशय को, इनको इधर भेज देता हूं और इसको क्या कर देता हूं, उस तरफ भेज देता हूं। तुम्हारा क्या बचेगा, h tan अल्फा, ये इधर गया माइनस में h tan बीटा। ठीक है, वो उधर क्या होगा, तो h tan अल्फा प्लस में h tan बीटा। h कॉमन निकाल लो, तो tan अल्फा माइनस में tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू h कॉमन लिया यहाँ पे भी, तो tan अल्फा प्लस में tan ऑफ बीटा हो गया। अब तो सब कुछ कहानी हम लोग को अब दिखने लगी होगी डेफिनेटली से। तो बहुत सुंदर से मैं लेक्चर को खत्म करते वक्त लिखता हूं यहाँ पे, सो h इज इक्वल टू, ये वाला जो टर्म है ये नीचे जाएगा, तो यहाँ पे बचा h tan अल्फा प्लस में tan ऑफ बीटा अपॉन, ये नीचे आया तो tan अल्फा माइनस में tan बीटा। यही प्रूफ करना था और हम लोगों ने ला दिया। फिर से एक बार मैं बताऊंगा कि कैसे पता चला कि यही आंसर है। अल्फा बीटा दिया था तो हम लोगों ने निकाल दिया, और एच भी दिया था तो वो भी निकाल दिया। सो दैट वुड बी आवर आंसर, यही प्रूफ करना था। तो बहुत अच्छे अच्छे हम लोगों ने सवाल किए और थोड़ा सा लेंथी लेक्चर हो गया होगा, सॉरी फॉर दैट। लेकिन हाँ, एक गो में हम लोगों ने इस चैप्टर को खत्म किया, वो बड़ी बात है। हर तरह के क्वेश्चन को मैंने टच करने की कोशिश की है और मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद भी आएगा। तो प्लीज आप लोग लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पॉपअप मिल जाए कि मेरा ये लेक्चर आ गया है। सो सिंसियरली पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। चलिए नमस्ते।